तो हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में कुछ एक जरूर इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। कुछ आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में पढ़ाने वाला हूं। तो मेरा नाम है फरमान खान और मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाऊंगा। पूरे नीट के लिए बहुत अच्छे वे में हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, वो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम पढ़ेंगे जो कि नीट में आ सकती हैं, और यहां से आपका जो क्वेश्चन फंसने वाला होगा वो सब भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। इसमें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमने इसका कुछ जनरल जो क्राइटेरिया था, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर था, इसमें जो आपका टैक्सोनोमिक हायरार्की थी, वो सब पढ़ चुके थे हमसे पहले के लेक्चर में। आज का जो लेक्चर है इसमें हम किंगडम मोनेरा के बारे में बात करने वाले हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में किंगडम मोनेरा के बारे में बात करेंगे, लेकिन डायरेक्ट किंगडम मोनेरा पर जाने से पहले काफी सारी चीजें हैं कि किंगडम मोनेरा कहां से आ गया है, किंगडम मोनेरा से पहले और क्या क्या चीजें हैं, किसने दे दिया, किस तरह का क्लासिफिकेशन सिस्टम है, किस साइंटिस्ट ने दिया था, कौन सा क्वेश्चन नीट में फंस सकता है, उन सब चीजों के बारे में मैं आपको यहां से बात बताने शुरू करता हूं। तो बेसिकली देयर आर 5 किंगडम्स। अगर हम बात करें, देखो कई तरह के क्लासिफिकेशन सिस्टम अब से पहले भी दिए जा चुके हैं। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है, लेकिन जो सबसे ज्यादा वाइडली एक्सेप्टेड था बेसिकली वो था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में बेसिकली 5 किंगडम थे। किंगडम का मतलब जैसे हम कह सकते हैं कि एक कोई राजा है और राजा का पूरा एक किंगडम होता है। इस तरह के 5 राजा हैं और उनकी अलग अलग प्रजाएं। तो 5 किंगडम है बेसिकली। इन पांचों किंगडम के नाम मैं आपको लिख देता हूं यहां पर। किंगडम मोनेरा है, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। तो बेसिकली क्या किया था, इस किंगडम को सबसे पहले जो प्रपोज किया था वो बताया था, इस किंगडम को आर.एच. विटेकर ने। आर.एच. विटेकर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने किंगडम ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो था उसको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया था। और उसमें उन्होंने 5 किंगडम बनाए थे, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। और यहीं से जो नीट के क्वेश्चन आएंगे उनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले अब हम ये देखो, किंगडम मोनेरा है। इसमें बेसिकली क्या है, जितने भी प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स के बारे में आप लोग जानते होंगे। किंगडम मोनेरा में अगर आपने बैक्टीरिया पूरा पढ़ लिया तो वो सारा का सारा किंगडम मोनेरा ही कहलाएगा। बैक्टीरिया में मोनेरा में सारे के सारे बैक्टीरिया आते हैं। जैसे कि इसमें क्या आएंगे, यू बैक्टीरिया है, रिकेट्सिया है, क्लैमाइडिया है, एक्टिनोमाइसिस से भी डिटेल में इनके बारे में हम पढ़ेंगे। माइकोप्लाज्मा वगैरह है, बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी वगैरह है। फिर आ जाता है हमारा सेकंड किंगडम जो है प्रोटिस्टा। इसमें भी सारे के सारे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, लेकिन इसमें एक डिफरेंस है बहुत बड़ा, और वो ये है जब हम इसको कंपेयर करते हैं किंगडम मोनेरा से, तो प्रोटिस्टा और मोनेरा में एक सिमिलैरिटी है कि ये दोनों ही यूनिसेल्युलर होते हैं, सिंगल सेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। लेकिन जो प्रोटिस्टा है वो यूकैरियोटिक है, जबकि जो मोनेरा है वो प्रोकैरियोटिक है। इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। अभी इन सब चीजों को मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो पहले थोड़ा सा बेसिक से थोड़ा सा हाई लेवल की तरफ चलते हैं। उसके बाद में फंजाई आ जाएगा, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। प्लांटी, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, मैं आपको सब कुछ अच्छे से पढ़ाऊंगा। एनिमेलिया है, इसके बारे में भी डिटेल में हम बात करने वाले हैं। अब चलिए देखो, ये एक पूरी टेबल है। मैं अगर साइड में भी हट जाऊं, उसको थोड़ा सा अगर मैं बड़ा करके दिखा देता हूं टेबल को, अगर अभी छोटी लग रही हो आपको ये, तो ठीक है। आई होप अब आपको ये और अच्छे से नजर आ रही होगी। तो इसमें बेसिकली मोनेरा, सॉरी गाइस, ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं। ओके, तो किंगडम मोनेरा है, मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा है, फंजाई है, प्लांटी है और एनिमेलिया है। और इन सबके जो है कैरेक्टरिस्टिक्स इस तरह से यहां बताए हुए हैं। आप चाहे तो पूरे क्लासिफिकेशन सिस्टम जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसको इस टेबल से पढ़ सकते हैं। इस टेबल को हम समरी के तौर पर लास्ट में पढ़ेंगे। अभी डिटेल में पढ़ने के लिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो बेसिकली शुरू करते हैं हम किंगडम मोनेरा से। किंगडम मोनेरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किंगडम मोनेरा क्यों इंपॉर्टेंट है, कौन से क्वेश्चन है, मैं आपको बताना शुरू करता हूं। यहां से बहुत मजे के साथ हम लोग पढ़ने वाले हैं इसको। तो बेसिकली अगर मैं आपसे कहूं किंगडम मोनेरा, या सिर्फ मैंने आपसे एक वर्ड कह दिया मोनेरा, तो बच्चों आपका
पूरा एमबीबीएस गुजर जाना चाहिए, लेकिन आप जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूं ये आप भूलने नहीं चाहिए। किंगडम मोनेरा जैसे ही मैंने आपको कहा, आपके मन में ख्याल आना चाहिए प्रोकैरियोट्स। क्या ख्याल आना चाहिए मन में एकदम से? प्रोकैरियोट्स। मतलब कि किंगडम मोनेरा में जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं वो सारे के सारे आ जाएंगे। प्रोकैरियोट्स सारे के सारे आ गए। कुछ और डिटेल में कुछ एक दो इंपॉर्टेंट चीजें और बताता हूं। अगर मैंने कहा मोनेरा तो आपके मन में एक बात और आनी चाहिए कि सारे के सारे कैसे हैं? यूनिसेल्युलर हैं। यूनिसेल्युलर है। सबसे पहला आपके मन में एक ख्याल यह आया कि ये क्या है? प्रोकैरियोटिक है। दूसरा ख्याल ये आया कि ये क्या है? यूनिसेल्युलर है। और यहीं से किंगडम मोनेरा की कहानी शुरू हो जाती है। अब हम बेसिकली जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे वो सारे प्रोकैरियोट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे, इन सब चीजों के बारे में। अरे ये क्या हो रहा है इसमें? अच्छा ये यहां से टच हो गया। तो प्रोकैरियोट्स के बारे में पढ़ेंगे, यूनिसेल्युलर इसमें कौन कौन से होते हैं, इन सब चीजों के बारे में बात करें। यहां पर एक बहुत इंटरेस्टिंग लाइन हाईलाइट करके लिखी हुई है कि बैक्टीरियाज आर द सोल मेंबर्स ऑफ मोनेरा किंगडम। इसका मतलब क्या है? मैंने आपको यहां पर ये बता दिया, प्रोकैरियोट्स लिख दिया मैंने आपको। इसका मतलब बच्चों ये है जितने भी प्रोकैरियोट्स होते हैं वो सभी क्या होते हैं? बैक्टीरिया ही होते हैं। तो किंगडम मोनेरा की अगर हम बात करें तो इसके जो मेंबर्स हैं, मैंने आपसे कहा था कि मान लो एक साम्राज्य है, 5 राजा हैं, 5 अलग अलग किंगडम है, उन राजाओं के उनकी अलग अलग प्रजा है। तो एक किंगडम उनमें से जो है वो मोनेरा है, और इसकी जितनी भी प्रजा है वो सारे के सारे क्या है? बैक्टीरिया है। तो अगर आपसे नीट में क्वेश्चन पूछ ले कि किंगडम मोनेरा के सोल मेंबर्स कौन से होते हैं, तो आप बिना झिझके, बिना किसी दूसरे कंफ्यूजन के आपको आंसर लगाना है क्या? बैक्टीरिया। बैक्टीरियाज आर द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। अब आप अगर देखोगे, थोड़ा सा इरेज करके दिखाता हूं मैं यहां से आपको, ठीक है। मैंने लिखा था यहां पर प्रोकैरियोट, ओके, शॉर्ट में लिख देते हैं। प्रोकैरियोट है। क्या आप इस बात को नहीं मानते कि जितने भी प्रोकैरियोट होते हैं वो बैक्टीरिया ही होते हैं, या सभी बैक्टीरिया को हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं? मानेंगे ना इस बात को? तो बेसिकली बैक्टीरियाज आर द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। उसके बाद है मेन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स मैं आपको इसकी बताऊंगा, जैसे कि अभी डिटेल में बात करने वाले हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं हम सेल वॉल के साथ में। जो सेल वॉल होती है बैक्टीरिया की वो कैसी होती है? अब अगर मैं आपसे बात करूं, अगर मैं आपसे सिंपल से वर्ड में कहूं मोनेरा तो उसका मतलब है बैक्टीरिया, अगर मैं आपसे कहूं बैक्टीरिया तो उसका मतलब है मोनेरा। मतलब ये सारी की सारी चीजें एक ही हैं। मोनेरंस कहेंगे तो बैक्टीरिया भी उसका मतलब होगा, बैक्टीरिया कहेंगे तो किंगडम मोनेरा उसका मतलब होगा। तो आप इन सब चीजों में कंफ्यूज मत होइएगा। सेल वॉल कैसी होगी बैक्टीरिया के अंदर? अगर आपने थोड़ा बहुत अब से पहले भी पढ़ा होगा तो मैं आपको बताऊं। अभी हम पेज नंबर 8 पे हैं, ठीक है, ओके फाइन। तो अगर मैं बात करूं मोनेरा के बारे में, मोनेरा के बारे में अगर हम लोग डिटेल में बात करें तो देखो, मैंने कहा था जितने भी बैक्टीरिया हैं वो मोनेरंस हैं। अगर बैक्टीरिया का हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है, एक रफ स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिलता है बैक्टीरिया का। तो एक इस तरह का स्ट्रक्चर आपको बैक्टीरिया का। देखो भाई, मेरी आर्ट एक टाइम पर बहुत अच्छी थी, लेकिन जब से मैं मेडिकल प्रोफेशन में आया हूं तो जल्दी जल्दी लिखने के चक्कर में आर्ट जो है वो एकदम से खराब हो गई है। तो देखते हैं, स्ट्रक्चर अच्छे से ड्रॉ करने के ट्राई करता हूं मैं। तो बेसिकली क्या है, हमने देखा है ये मोनेरा का एक बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है। इसमें एक जनरल स्ट्रक्चर में बता दूं, सबसे पहले सबसे बाहर की तरफ जो एक स्ट्रक्चर इसमें आपको दिख रहा है ये होता है क्या? सेल वॉल। अब आप कहेंगे सर इतने सारे आपने इसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ये भी तो बाहर की तरफ है। बच्चे लोग आप ध्यान से देखेंगे, अगर ये पॉइंट देख रहे हैं आप, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये सेल वॉल में से निकला हुआ है, सेल वॉल से राइज हो रहा है। तो सबसे बाहर का स्ट्रक्चर है सेल वॉल। अब सेल वॉल की क्या खास बातें हैं इसमें, उन सब चीजों के बारे में थोड़ा सा ध्यान देखते हैं। सेल वॉल ऑफ प्रोकैरियोट्स इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन और म्यूरिन। अब अच्छा, एक बात मैं आपको बताऊं, एक चीज है, अगर आप तैयारी कर रहे हो नीट के लिए, नीट एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आप इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं। नीट एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है
अगर आप तैयारी कर रहे हैं नीट की, तो आपको बहुत सारी चीजें ऐसी मिलेंगी जिनको आपको सिर्फ और सिर्फ आप लोग उन चीजों को याद रख सकते हैं, उनमें समझने जैसा कुछ नहीं होगा। जैसे कि मैंने यहां पर नाम लिया पेप्टाइडोग्लाइकेन से मिलकर बनी होती है किसकी सेल वॉल, बैक्टीरिया की सेल वॉल या फिर मोनेरन्स की सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन या म्यूरिन से मिलकर बनी होती है। तो अब मुझे ये बताओ, क्या मैं इसमें तुम लोगों को कोई रॉकेट साइंस लगा के ये समझा सकता हूं कि कैसे मिलकर बनी थी? वो एक हायर लेवल का टॉपिक हो गया कि म्यूरिन का स्ट्रक्चर कैसा है, पेप्टाइडोग्लाइकेन का स्ट्रक्चर कैसा है। लेकिन अभी के टाइम पर आपको ये चीज सिर्फ और सिर्फ याद रखनी पड़ेगी, और याद रख पाएंगे आप लोग बार बार रिवीजन से। तो इसकी जो सेल वॉल होती है उसमें दो सब्सटेंस पाए जाते हैं, एक पेप्टाइडोग्लाइकेन है और एक दूसरा म्यूरिन है। और जो ये पेप्टाइडोग्लाइकेन है ये पॉलीसैकेराइड से मिलकर बना हुआ होता है। और पॉलीसैकेराइड अगर आपने पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा होगा तो आप बायोकेमिस्ट्री के जब मेरे लेक्चर्स देखेंगे वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि पॉलीसैकेराइड्स बेसिकली क्या है। ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो इसका मतलब इसकी सेल वॉल में कार्बोहाइड्रेट्स या फिर ग्लूकोज प्रेजेंट होते हैं और अमीनो एसिड्स भी प्रेजेंट होते हैं। आई होप ये चीज आप लोग अपने याद रखोगे और परमानेंट मेमोरी में लेके जाओगे। ये हमारा 9th नंबर का स्लाइड है, इसके ऊपर हम बार बार आएंगे, पढ़ेंगे इससे। इसके बाद कुछ और भी स्ट्रक्चर्स इसमें, जैसे सेल वॉल में क्या है बेसिकली, इसमें कुछ प्रोटीन, जैसे कि हम जानते हैं सेल वॉल में, सेल मेम्ब्रेन में कुछ प्रोटीन्स भी होते हैं। सेल मेम्ब्रेन के जो प्रोटीन्स हैं उसमें लाइपोप्रोटीन सबसे ज्यादा कंटेंट होता है। उन सब चीजों के बारे में भी हम बात करेंगे बहुत अच्छे से। बेसिकली क्या है, जितना भी अभी हम इसको थोड़ा सा काट देते हैं अभी सेल वॉल को, अब बेसिकली थोड़ा सा इसमें डिटेल में बात करें। 9th नंबर की स्लाइड पर फिर से चलते हैं हम। हमारा जो 9th नंबर का स्लाइड है, ओके गाइस, तो आप लोग देखो, मैंने कहा था आपसे ये स्ट्रक्चर है एक बैक्टीरिया का, यहां लिख ही लेते हैं हम, कभी आप लोग कंफ्यूज होते रहो। तो ये स्ट्रक्चर है एक बैक्टीरिया का। अब बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर या मोनेरन्स की एक बहुत खास बात ये होती है कि जितने भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स, वो इसमें क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। ये एक बहुत बड़ा इसका क्या है, एक इसकी बहुत बड़ी कैरेक्टरिस्टिक है। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स का एब्सेंट होना कैसा लगता है? अगर हम एक जनरल सेल के बारे में बात करते हैं, अगर मैं आपसे एक प्लांट सेल के बारे में बात करता हूं, प्लांट सेल को आप कुछ इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो मान लो ये एक प्लांट सेल है। प्लांट सेल में आपको लार्ज सेंट्रली लोकेटेड क्या मिल जाएगा? एक वैक्यूल मिल जाएगा। उसके अलावा आपको एक न्यूक्लियस मिल जाएगा, न्यूक्लियोलस मिल जाएगा। इसमें आपको जो है क्लोरोप्लास्ट वगैरह मिल जाएंगे, क्लोरोप्लास्ट वगैरह मिल जाएंगे। इसमें आपको छोटे छोटे और वैक्यूल मिल जाएंगे। इसमें आपको और भी कुछ काफी सारी चीजें मिल जाएंगी। इसमें आपको ऑक्सीजोम, परऑक्सीजोम, ये सारी कुछ काफी सारी चीजें इसमें आपको मिल जाएंगी देखने के लिए। तो ये जो इस तरह के ऑर्गेनल्स इसमें हैं, जैसे कि न्यूक्लियस वगैरह है, ये न्यूक्लियस के ऊपर क्या होती है? एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है दोस्तों। इस मेम्ब्रेन की होने की वजह से इस तरह के ऑर्गेनल्स को कहा जाता है मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स। तो यही का इस मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स को, जो कि यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं, अगर कंपैरिजन करें हम बैक्टीरिया से, तो इस तरह के जितने भी ऑर्गन्स हैं बैक्टीरिया में, वो सारे के सारे क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। वो सारे के सारे ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं। तो इसलिए हमने कहा है मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स जो है वो मोनेरा में एब्सेंट होते हैं। इसमें ना ही वैक्यूल होगा, ना ही न्यूक्लियस होगा, ना ही गोल्जी बॉडी होगा, ना ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, ना ही इसमें कोई और वैक्यूल वगैरह होगा, कुछ भी इसमें क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें कुछ नहीं होगा। तो अब आप कहेंगे, जैसे कि एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बहुत ज्यादा उठता है, आपके मन में भी काफी ज्यादा आता होगा, कि जैसे कि एक यूकैरियोटिक सेल है, एक एनिमल सेल है, ह्यूमन सेल है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। तो वो माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली क्या करता है? वो माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोडक्शन करेगा, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन करेगा, इस तरह के सारे काम करेगा, एटीपी वगैरह बनाएगा। लेकिन सेल के, बैक्टीरियल सेल में ऐसा क्या है? मोनेरन्स के अंदर ऐसी क्या चीज है जो एटीपी जो है वो प्रोडक्शन कर रही है? तो बेसिकली इनके अंदर अगर हम डिटेल में थोड़ा सा जाते हैं तो अंदर की तरफ एक चीज प्रेजेंट होती है,
वो होती है जिसको अपन लोग बोलते हैं क्या, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन इसमें प्रेजेंट होती है। अब मैंने यहां पर एक इंटरेस्टिंग एक छोटा सा एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया है, अगर आपको एक क्लियरली नजर आ रहा हो तो आप देखिएगा। ये जो छोटा सा स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया है बच्चों, इसको बोला जाता है क्या, मीजोजोम। इसको क्या बोलते हैं, मीजोजोम। तो ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है मीजोजोम जो सेल वॉल के अंदर एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, जिसको हम बोलते हैं क्या, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन। तो आप लोग ये ध्यान रखना, सेल वॉल अलग होती है, सेल मेम्ब्रेन अलग होती है, और सेल मेम्ब्रेन में अंदर की तरफ कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं। उन मॉडिफिकेशंस में से एक है क्या, मीजोजोम। ओके, इनफोल्ड, इनर फोल्ड, अंदर से मेम्ब्रेन थी और अंदर की तरफ ये मुड़ गई, इसको बोलेंगे मीजोजोम। अब ये जो मीजोजोम है बेसिकली ये क्या करेगा, ये जो मीजोजोम है ये सिंपल सा इसके लिए एटीपी प्रोडक्शन करेगा, या सेल, जो ये बैक्टीरियल सेल है इसके जितने भी इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, इसके जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं, वो सारे के सारे कैरी आउट होंगे किसमें, मीजोजोम के अंदर। ये सारे के सारे मीजोजोम इनको कैरी आउट करेगा। तो एक इंटरेस्टिंग चीज ये हमें यहां से पता चली कि मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स अगर एब्सेंट है मोनेरन्स में, तो उन ऑर्गेनल्स का जो एक इंपॉर्टेंट काम था बैक्टीरिया में वो किया जाता है मीजोजोम के द्वारा। माइटोकॉन्ड्रिया को कौन रिप्लेस करता है, मान लो नीट में क्वेश्चन आ गया, एक ऐसे ऑर्गेनल का नाम बताओ जो कि बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया वाला काम करता है, तो वो आप लिखेंगे मीजोजोम। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, थोड़ा सा आगे चलते हैं हम और कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करते हैं, जैसे कि तो बेसिकली क्या है, मैंने यहां से बताया था आपको, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स जो होते हैं इनमें एब्सेंट होते हैं। बेसिकली इनमें क्या है, दे ऑल्सो लैक द ट्रू क्रोमोसोम, इंस्टीड ऑफ इट ए फॉल्स क्रोमोसोम इज प्रेजेंट विच इज मेड अप ऑफ डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर नेक्ड डीएनए प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन लाइक पोलियमिनेज। इस लाइन का मतलब क्या है, देखो जब हम पढ़ते हैं बायोटेक्नोलॉजी का आप चैप्टर पढ़ोगे, जेनेटिक्स पढ़ोगे, तो वहां पर आपको कुछ नाम याद करने के लिए जरूर मिलेंगे जिनको हम कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स। क्या कहते हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स। हिस्टोन प्रोटीन का नाम नीट में डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है कि बताओ फॉलोइंग ऑप्शंस में से कौन कौन से प्रोटीन हिस्टोन प्रोटीन्स हैं। इन हिस्टोन प्रोटीन्स का जो मेन फंक्शन है बच्चों, अभी हम आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी एक चीज बता दूं, इनका जो मेन फंक्शन है वो हिस्टोन प्रोटीन का फंक्शन है डीएनए बाइंडिंग। डीएनए बाइंडिंग। चलो एक एग्जांपल देता हूं। आप सबने पतंग उड़ाई होगी, पतंग सबने उड़ाई होगी बचपन में। पतंग को उड़ाने के लिए आपके पास में चरखी सी होती है जिसमें आप वो मांझा और वो धागा लपेट लेते हो और फिर उससे ढील देते हो, पतंग उड़ती चली जाती है। फिर उसमें पतंग को जब आप नीचे उतारते हो फिर से लपेट लेते हो। तो बेसिकली जिसके ऊपर आप वो लपेट रहे हो धागे को, उसको हम कह सकते हैं क्या, हिस्टोन प्रोटीन। क्योंकि ये हिस्टोन प्रोटीन कुछ इसी तरह का काम करता है कि ये अपने ऊपर उस जितना भी डीएनए का थ्रेड होता है, डीएनए का फाइबर होता है, उस सबको अपने ऊपर लपेट लेता है। तो बेसिकली डीएनए बाइंडिंग का वर्क करता है क्या, हिस्टोन प्रोटीन। और बेसिकली जब इसमें हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है तो वहां पर क्या होगा, मान लो आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। आपने क्या किया, पतंग आप उड़ा रहे थे तो इस तरह का एक स्ट्रक्चर था आपके पास में और इसमें सारे धागे को आपने लपेट लिया था बहुत अच्छे से और फिर आपने पतंग उड़ा ली थी। ओके फाइन। लेकिन मैं कहूं आपके पास में ये एब्सेंट है, ये है ही नहीं आपके पास में, तो आप क्या करोगे, आपने सारा का सारा धागा ऐसे ही जमीन पे लपेट लिया और वो सारा का सारा ऐसे उलझ जाएगा। बस वो ऐसे होके सारा का सारा धागा खराब हो जाएगा। तो बेसिकली इसी तरह से हम कहेंगे जब हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट है तो यहां पर नेक्ड डीएनए है और सर्कुलर डीएनए है, क्योंकि वहां पर कोई हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है।
तो इस वजह से इस तरह का जो डीएनए है इसको कहते हैं हम नेक्ड डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर नेक्ड डीएनए प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन। तो बेसिकली ये आपको क्लियर हो गया होगा अब बहुत अच्छे से। प्लस यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज है, हम 9th नंबर के स्लाइड पर फिर से वापस चलते हैं अपने। अगर आप देखोगे बच्चों ध्यान से तो ये स्ट्रक्चर है, इसमें बीच में यहां पर एक इस तरह का डेंस मटेरियल देखने के लिए मिलता है। ऑलमोस्ट किसी भी मोनेरन या बैक्टीरिया के सेंटर में एक डेंस यहां पर मटेरियल देखने के लिए मिलता है। इस डेंस मटेरियल की अगर हम बात करें, ये जो डेंस मटेरियल है, इस डेंस मटेरियल की अगर हम थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे तो हम इसको कहते हैं न्यूक्लियोइड। अगर हम इसको यूकैरियोट्स में देखेंगे तो जो सेंट्रली लोकेटेड एक चीज होती है एनिमल सेल्स में वो होता है न्यूक्लियस, और उसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होती है, तो वो न्यूक्लियस कहलाता है। यहां पर इसके चारों तरफ कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है और ये सिर्फ और सिर्फ एक डेंस मटेरियल है, और इसको कहते हैं इसीलिए क्या, न्यूक्लियोइड। ओके, और ये पाया जाएगा बैक्टीरिया में, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं थोड़ा सा आगे, जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो अच्छा एक चीज है, एक क्वेश्चन आया था नीट में, मैं पेपर पढ़ रहा था और पेपर पढ़ते पढ़ते मुझे पता चला, मैंने एक ध्यान गया मेरा एक क्वेश्चन पर। वहां एक क्वेश्चन ये था, 4 ऑप्शन दे रखे थे कि इनमें से कौन सा ऑर्गेनेल बैक्टीरिया में पाया जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो पढ़ते पढ़ते जब इस चीज को पढ़ते हैं कि ऑर्गेनेल्स जो होते हैं बैक्टीरिया में वो एब्सेंट होते हैं, और उस क्वेश्चन में एक लास्ट का ऑप्शन था कि नॉन ऑफ द अबव, कि कौन से ऑर्गेनल्स होते हैं। बच्चे सोचते हैं बैक्टीरिया में कोई ऑर्गेनल ही नहीं है, लेकिन ये गलत है। आप गलत पढ़ते हो अगर ऐसा पढ़ते हो तो। अगर आपने ये लाइन ठीक से पढ़ी है तो वहां लिखा होता है मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं, ना कि सभी ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं। तो जो क्वेश्चन था नीट में उसमें यह था कि कौन से ऑर्गेनल बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। उसमें एक ऑप्शन था 70S टाइप के राइबोसोम, 70S टाइप के राइबोसोम। तो 70S टाइप के जो राइबोसोम हैं वो बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, और ये भी क्या है, एक तरह के ऑर्गेनेल हैं। और आप एक चीज अगर ध्यान से देखोगे, जो लाइन मैंने शुरू में बताई थी, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं किसमें, बैक्टीरिया में। लेकिन जो ये राइबोसोम्स हैं, ये राइबोसोम्स बच्चे लोग नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स होते हैं, नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स, याद रखना हमेशा। इसीलिए ये बैक्टीरिया में भी पाए जाते हैं, एनिमल्स में भी पाए जाते हैं, प्लांट्स में भी पाए जाते हैं। तो ये नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स हैं, इसीलिए ये बैक्टीरिया में भी पाए जाते हैं। और बैक्टीरिया में 70S टाइप के होते हैं। हालांकि मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता था, लेकिन अभी बता देता हूं, आपके शुरू की क्लास है कि कौन कौन से 2 तरह के सब यूनिट होते हैं, 50S प्लस 30S। ये 2 सब यूनिट होते हैं जिनसे मिलकर बनता है क्या, हमारा 70S टाइप राइबोसोम। आई होप ये वाला पोर्शन जो था आपको क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा आगे चलते हैं, कुछ चीजों के बारे में और देखते हैं हम, जैसे कि प्रोकैरियोट्स के एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं थोड़े से, इन सब के बारे में डिटेल में भी देखेंगे। एक होता है, हम कहते हैं यू बैक्टीरिया, जिसको हम अपन लोग बोलते हैं ट्रू बैक्टीरिया। वैसे तो सारे के सारे बैक्टीरिया वाली कैटेगरी में ही आते हैं ये सब के सब, लेकिन एक होता है ट्रू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, एक होता है एक्टिनोमाइसीट्स। अच्छा एक बात बताओ, आपने कभी जब बारिश होती है तो मिट्टी की खुशबू सूंघी है? कभी भी जब बारिश होती है तो मिट्टी की खुशबू आपने सूंघी है? वो किसकी वजह से आती है? ऐसी कौन सी चीज है या ऐसा कौन सा केमिकल है जिसकी वजह से बारिश पड़ते ही वो भीनी भीनी खुशबू हमें सूंघने के लिए मिलती है, जिसको सूंघ कर हमारे तन बदन में एकदम आग सी लग जाती है, मन करता है खा जाओ उस खुशबू को, लेकिन खा भी नहीं सकते हो। किसकी वजह से है वो? तो बेसिकली वो खुशबू होती है एक्टिनोमाइसीट्स की वजह से। अगर आपको ये पहले नहीं पता था तो अब पता कर लो, क्योंकि कहीं पर भी कोई भी पूछेगा तो आपको इसका साइंटिफिक रीजन पता होगा। तो बेसिकली ये भी एक तरह की क्या है, मोनेरन्स हैं। उसके बाद आगे है ब्लू ग्रीन एल्गी, भी एक तरह के मोनेरन्स हैं। अच्छा एक यहां पर नाम है, आप लोग बोलेंगे ये तो एल्गी है, ये मोनेरन्स में क्यों रखी है? ब्लू ग्रीन एल्गी, ये एक एल्गी में होना चाहिए, एल्गी वाले पार्ट में होना चाहिए, ये यहां क्यों रखा है बैक्टीरिया में?
तो ये एक तरह का बेसिकली बैक्टीरिया ही है जिसका नाम है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो एल्गी से रिजेंबल करती हैं और इसका कलर भी काफी हद तक ब्लू और ग्रीन होता है। कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी का कलर रेड भी होता है, तो इस तरह की चीजें काफी देखने के लिए मिलेंगी आपको। तो इसका कलर जो होता है वो ब्लू ग्रीन भी होता है, रेड भी होता है। तो शुरू में ब्लू ग्रीन डिस्कवर हुआ था, उसी के लिए उसी के नाम पर, उस कलर के बेसिस पर इसका नाम जो था वो ब्लू ग्रीन एल्गी पड़ गया, क्योंकि इसकी काफी कैरेक्टरिस्टिक्स एल्गी से रिजेंबल करती है। डिटेल में पढ़ेंगे। माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा से काफी चांसेस होते हैं कि नीट में क्वेश्चन पूछा जाए, तो जितने भी क्वेश्चन है वो सारे आपको बताऊंगा। फिर है आर्के बैक्टीरिया। आपने अक्सर सुना होगा ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, या पूरी दुनिया में ऐसी सभी जगहें हैं, ऐसी कोई जगह बाकी नहीं है जहां पर बैक्टीरिया ना पाए जाते हो। तो ऐसी हार्श कंडीशंस में जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं बच्चों, वो होते हैं क्या? आर्के बैक्टीरिया। उसके बाद है हमारा रिकेट्सिया है और क्लेमाइडिया है। चलो अब थोड़ा सा बिना किसी देरी के आगे चलते हैं। सबसे पहले हम इसके शेप की बात करेंगे कि किंगडम मोनेरा के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म्स आते हैं उनकी किस किस तरह की शेप हो सकती है। बेसिकली इस चीज को आप, सेम चीज को अगर एक इंडिपेंडेंट टॉपिक पढ़ोगे किसी बुक में, बैक्टीरिया, तो ये सारी की सारी चीजें आपको वहां भी देखने के लिए मिलेंगी, क्योंकि सारे के सारे बैक्टीरिया ही किंगडम मोनेरा के अंदर आते हैं। तो अब हम शेप की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हम बैक्टीरिया की शेप की बात कर रहे हैं। तो बैक्टीरिया की शेप की अगर हम बात करते हैं तो कई तरह की शेप हमें देखने के लिए मिलती है। जनरली 4 या 5 तरह की शेप हम पढ़ते हैं, जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो मैं बताता हूं। तो बेसिकली इसकी शेप सबसे पहली जो है वो है कोकस या फिर कोकाई। ओके, ये बैक्टीरिया जो होते हैं स्फेरिकल होते हैं, मतलब कि अगर मैंने कोई ऐसे सर्कल सा ड्रॉ कर दिया, इस तरह की इनकी शेप होती है, ये स्फेरिकल होते हैं और ये सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है। और इनमें क्या होता है? मैक्सिमम रेजिस्टेंस होता है। अब आप बोलोगे, एक वर्ड यहां आ गया, आप कहोगे सर 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 ये वर्ड तो फिजिक्स का वर्ड है, रेजिस्टेंस। ओम पढ़ा होगा ना आपने वो ऐसे करके, रेजिस्टेंस, कितना रेजिस्टेंस है, कैपेसिटर रेजिस्टेंस। सर ये क्या मतलब है इसका, रेजिस्टेंट ये क्या है? तो बेसिकली फिजिक्स का तो मुझे पता नहीं है, क्योंकि फिजिक्स मेरी 0/सन्नाटा है। बायो का मतलब आपको बताता हूं। मान लो आप मेरे पास आए, आपने मुझे मुक्का मारने का ट्राई किया, और आपने जैसे ही ट्राई किया मैंने आपका मुक्का पकड़ा और आपको 2 झापड़ लगाए अच्छे से। तो मैंने क्या किया? मैंने आपको रेजिस्ट किया मुझे पीटने से, मुझे मारने से। ओके, ये हो गया रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंट। ओके, रेजिस्ट करना। इसी तरह से हमने यहां पर कहा ये मैक्सिमम रेजिस्ट करते हैं ये बैक्टीरिया। मतलब कि कोई अगर मेडिसिन थी, एक मेडिसिन है एंटीबायोटिक मेडिसिन, चलो वाइट वाइट मिल गया, एक मेडिसिन है, उसने उस मेडिसिन ने क्या किया? इस बैक्टीरिया के ऊपर अटैक किया और इस बैक्टीरिया ने उस मेडिसिन के ऊपर, उस मेडिसिन का इस बैक्टीरिया के ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो इसको बोलते हैं किसी मेडिसिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंट शो करना, रेजिस्टेंस शो करना, किसी मेडिसिन को रेजिस्ट करना। और ये चीज मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, आज के टाइम पर आपको थोड़ा सा फीवर होता है और आप तुरंत ही फीवर होते ही एंटीबायोटिक खा लेते हो। आपको थोड़ा सा सर में दर्द होता है, आप एंटीबायोटिक खा लेते हो। आपको थोड़ा सा पेट में दर्द होता है, आप एंटीबायोटिक खा लेते हो। आपका थोड़ा सा जी खराब होता है, वोमिटिंग होती है, आप एंटीबायोटिक खा लेते हो। और आपने इतनी ज्यादा एंटीबायोटिक खा ली है तो उसका रिजल्ट क्या निकलने वाला है? बच्चों एक ध्यान देना, अच्छा कंसेप्ट बताने वाला हूं। मान लो आपको कोई डराता है डेली, कोई आपके इलाके का गुंडा है या कोई भी है, कोई भी इंसान, कोई भी पर्सन, व्यक्ति, कोई भी आपको डराता है। और जब कोई आपको डराता है, आप 1 दिन डरते हो, 2 दिन डरते हो, 3 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन, 1 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, आप उससे डरते रहते हो। अल्टीमेटली एक टाइम ऐसा आएगा जब आपका डर जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो वो क्या हुआ? आपने डरते डरते, कहते हैं दिल से डर निकल गया, अब ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? तू मुझे मार देगा, मर जाऊंगा लेकिन तुझसे डरूंगा नहीं, तेरे जुल्म को और ज्यादा नहीं सहूंगा।
ऐसे ही बैक्टीरिया के केस में है, आपने एक दिन एंटीबायोटिक खाई, 2 दिन एंटीबायोटिक खाई, 1 महीना खाई, 2 महीना खाई, 3 महीने खाई, 4 महीने खाई, एक दिन बैक्टीरिया मरा, 2 दिन उस एंटीबायोटिक से बैक्टीरिया मरा, 3 दिन मरा, 4 दिन मरा, 5 दिन मरा, 1 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 6 साल। बैक्टीरिया मरते मरते धीरे धीरे क्या हुआ, बैक्टीरिया को वो मेडिसिन ही अच्छी लगने लगी और बैक्टीरिया ने उससे मरना ही बंद कर दिया। वो मेडिसिन बैक्टीरिया के लिए फ्रेंडली हो गई, या उस मेडिसिन के अगेंस्ट बैक्टीरिया ने खुद को बचने का तरीका ढूंढ लिया। बचने का तरीका ढूंढ लिया। क्या होता है, क्लास में क्या हुआ था, 11th-12th में, 9th-10th में, 6th-7th क्लास में आपने कॉपी नहीं बनाई थी, मैम ने कहा था कि बच्चे कॉपी दिखाओ मुझे, आपने कहा मैम मेरी कॉपी तो घर पे रह गई, आपने बचने का तरीका ढूंढ लिया। तो इसी को बोलते हैं हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। तो हर एक छोटी छोटी सी चीजों में, नॉर्मल सा बुखार है भाई, एंटीबायोटिक मत लो, कोई देसी चीजें ट्राई कर लो, थोड़ा सा कंट्रोल कर लो, अपनी हैबिट्स को कंट्रोल करो। तो हर चीज में एंटीबायोटिक इतनी ज्यादा नहीं लेनी चाहिए जब तक कि अच्छा डॉक्टर कोई आपको प्रेस्क्राइब ना करे। तो इसको बोलते हैं मैक्सिमम रेजिस्टेंट बैक्टीरिया के। ये मैक्सिमम रेजिस्टेंस किस में होता है, कोकस, कोकाई बैक्टीरिया जितने भी होते हैं इनमें होता है। इनकी स्फेरिकल शेप होती है। एग्जाम्पल इनके हैं डिप्लोकोकस, या फिर एक होते हैं स्ट्रेप्टोकोकस, ओके, स्टेफाइलोकोकस। तो ये इसका एग्जाम्पल है डिप्लोकोकस निमोनिया, ओके। इसके बाद थोड़ा सा हम नेक्स्ट वाले पोर्शन पर चलते हैं। आई होप ये वाला आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। जो नेक्स्ट सेकेंड शेप है बच्चे लोग, वो है बैसिलस। और बैसिलस जो होते हैं हमारे, वो रोड शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं। रोड ऐसे करके थोड़े थोड़े से कुछ इस तरह का इनका स्ट्रक्चर होता है, रोड शेप। जैसे कि आपने माइक्रोस्कोप में अगर इनका स्ट्रक्चर देखोगे तो रोड की तरह नजर आते हैं। रोड जानते हो, सरिया या कोई लंबा सा पाइप, ठोस पाइप, उस तरह का रोड शेप्ड बैक्टीरिया है। और इनमें क्या होता है बेसिकली, दिस ग्रुप इंक्लूड्स मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया, ज्यादातर इसमें से पाए जाएंगे। एग्जांपल है ई कोलाई। तो एक ई कोलाई के बारे में एक ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है नीट में कि 4 ऑप्शन आपको बैक्टीरिया का दे देगा, 4 ऑप्शन बैक्टीरिया के आपको दे देगा। उनमें से आपसे पूछेगा कि इनमें से ऐसा बैक्टीरिया बताओ जिसके ऊपर अभी तक सबसे ज्यादा रिसर्च हो चुकी है, सबसे ज्यादा डिस्कवरी हो चुकी है, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा साइंटिस्ट ने काम किया है। तो ऐसा सिर्फ एक बैक्टीरिया है और वो है क्या, ई कोलाई। ई कोलाई के ऊपर सबसे ज्यादा अभी तक साइंटिफिक स्टडी हुई है। उसके बाद एक और एग्जांपल है इसका, बैसिलस एंथ्रेसिस। अच्छा, मैं आपको एक होमवर्क देता हूं, आपको मुझे यह बताना है इस बैसिलस एंथ्रेसिस से क्या होता है, इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है। यह आपका होमवर्क है, आपको बताना है, नीट में पूछा जा सकता है। तो इसके बारे में बात हो गई है, थोड़ा सा आगे चलते हैं अभी हम। इसके बाद थर्ड जो है वो है स्पाइरिलम या फिर स्पाइरिला। प्लूरल और सिंगुलर का फर्क है, बात सेम ही है। तो ये स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं। अगर आप इनका स्ट्रक्चर यहां पर देखोगे, स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया बेसिकली क्या है, अगर आपने कभी एक रफ नोटबुक खरीदी थी जिसमें कि स्पाइरल बाइंडिंग बुक जिसको बोलते हैं, जिसमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिलता है, इसको बोलते हैं हम स्पाइरल शेप्ड। तो ये जो बैक्टीरिया है ये थोड़े से इसी शेप्ड के होते हैं, इसी शेप्ड के दिखते हैं, इसी शेप्ड के दिखते हैं, स्पाइरल जैसे, स्पाइरल जैसे। जैसे कि आपने कभी देखा होगा, अगर आपने लौकी की बेल देखी है, लौकी की बेल, उसकी टिप पर कुछ चीजें होती हैं जो कि ऐसे ऐसे करके घूमी हुई होती हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे करके घूमी हुई होती हैं। तो ये हो गया बेसिकली स्पाइरल फॉर्मेशन जो होता है। और इसी शेप्ड के ये वाले जो है ये बैक्टीरिया हैं, ये वाले बैक्टीरिया इसी शेप्ड के हैं। तो इसीलिए इनका नाम रख दिया गया है क्या, स्पाइरलम। क्या नाम रख दिया गया है इनका, स्पाइरलम। उसके बाद में इसका एग्जांपल आप याद रख लोगे, स्पाइरलम वोलेंटेंस है, ट्रेपोनेमा है। ये 2 एग्जांपल है। अगर हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज और बच्चों मेरे आपको बतानी है, बहुत ज्यादा बतानी है। अब से पहले क्या था, जब कम बच्चे नीट में बैठते थे उस टाइम पर क्वेश्चंस डायरेक्ट थ्योरी में से आते थे। बच्चे जैसे जैसे बढ़े, कंपटीशन बढ़ा, नीट वालों ने क्या करना शुरू कर दिया, क्वेश्चंस डायग्राम से देने शुरू कर दिए। तो ये जो डायग्राम है, अगर आपको दे के पूछ लिया जाए कि ये कौन से बैक्टीरिया का डायग्राम है, तो आप बोलोगे स्पाइरलम है या स्पाइरला बैक्टीरिया है। और आपको अगर ऐसे डायरेक्ट आंसर में ये लिख दे इसका एग्जाम्पल, तो आप वो भी बताने के कैपेबल होने चाहिए।
तो ये स्पाइरुला है, ये आपको याद होना चाहिए। एनसीईआरटी के सारे डायग्राम्स, जितने भी डायग्राम्स आपके फिंगर टिप्स होने चाहिए। नेक्स्ट है विब्रियम या फिर विब्रियो। तो बेसिकली ये क्या है, आपने देखा होगा जब आप लिखते हो, फटाफट मैम आपको डिक्टेट कर रही हैं और आप लिख रहे हैं, तो आप लाइन के लास्ट में ऐसे कोमा लगाते हैं, ऐसे कोमा लगाते हैं। तो ये जो कोमा है, ये बेसिकली ये इस कोमा से एक बेकार नहीं है ये कोमा, जिसको आप जो है कहीं भी ऐसे लगा देते हो कहीं भी। इसके शेप्ड के एक बैक्टीरिया होते हैं जिनको हम बोलते हैं कोमा शेप्ड बैक्टीरिया, और ये है विब्रियो। विब्रियो एग्जाम्पल है विब्रियो कोलेरे, जिससे कोलेरा होता है। इसका स्ट्रक्चर आप यहां देखोगे तो थोड़े थोड़े से कोमा के जैसे आपको ये दिखेंगे, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया क्या, कोमा शेप्ड बैक्टीरिया। और स्पेसिफिकली इसको बोलते हैं क्या, विब्रियो, विब्रियो शेप्ड बैक्टीरिया। उसके मतलब इसके बाद में एक और इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे कि मैं हूं, मैं इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, ऐसे चल रहा हूं, मैं बार बार चल रहा हूं, बार बार चल रहा हूं। अब मेरे पास पैर है, मेरे पास पैर है। पैर अगर किसी इंसान के नहीं होते हैं, इस तरह से अगर मैं लोअर लिम्ब पे खड़ा हूं, अपर लिम्ब का मैं हाथ को पकड़ने का या बैलेंस बनाने का काम कर रहा हूं। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनके अगर पैर भी, अगर हम देख लें एक बार एग्जांपल, चलो देख लेते हैं, पैर कट गए तो वो हाथ से भी रेंग सकते हैं। तो बेसिकली ये हो गई क्या, मोटिलिटी। क्या हो गई, मोटिलिटी। मोटिलिटी का मतलब क्या है, बेसिकली एक जगह से दूसरी जगह जाने को हम मोटिलिटी कहते हैं, या मोबिलिटी कहते हैं, या मूवमेंट कहेंगे, या डिसलोकेशन कहेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। बेसिकली क्या है, अगर हम बात करें मोनेरा की, तो ये सारे के सारे बैक्टीरिया हैं। अब मेरे पास तो पैर से चलने के लिए जो मैं अभी इधर उधर चल रहा था, लेकिन बैक्टीरिया के पास ऐसे कौन से पैर हैं जिनसे वो चल सकता है, जिनसे वो इधर उधर जा सकता है, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसको अपना खाना भी खाना है। खाना ऐसे ये नहीं है कि उसको बटर चिकन खाना है, उसके अलग होता है न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में भी पढ़ेंगे, वो एक अलग कंसेप्ट है। कभी सोचने लगो कि बैक्टीरिया को बटर चिकन खाना है। तो बेसिकली क्या है, मोबिलिटी या मोटिलिटी की बात करें हम बैक्टीरिया में, तो बैक्टीरियाज आर मोटाइल एज वेल एज नॉन मोटाइल। तो बहुत सारे ऐसे हैं जो कि इधर उधर मोटिलिटी शो करते हैं, चलना फिरना शो करते हैं। बेसिक उनके पैर नहीं होते, दूसरे उसमें कुछ और चीजें होती हैं, कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो नॉन मोटाइल है, अगर एक जगह पड़े हुए हैं तो बस पड़े हुए हैं। तो बेसिकली दोनों तरह के हो सकते हैं। और मूवमेंट जो है बैक्टीरिया में, वो किसके द्वारा होता है, एक इंटरेस्टिंग कंपोनेंट बैक्टीरिया में एक पाया जाता है, जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं, फ्लैजिला। फ्लैजिला। अब फ्लैजिला से क्वेश्चन आते हैं नीट में, क्योंकि जो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है उसको तो सभी स्टूडेंट पढ़ के जाएंगे, बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को सब पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन जो फ्लैजिला का स्ट्रक्चर है उसको बहुत कम पढ़ के जाते हैं। और जिसका सिलेक्शन होता है वो ऐसी ही चीजें एक्स्ट्रा में ज्यादा पढ़ते हैं, तो उनका सिलेक्शन भी अच्छे से हो जाता है। तो फ्लैजिला बेसिकली क्या है, फ्लैजिला के बारे में मैं आपको बताऊं। मान लो, ओके कलर चेंज करते हैं, ये हमारे पास में एक स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया का। अब इस स्ट्रक्चर में मैंने यहां पर एक इसकी पूंछ बना दी, एक पूंछ बना दी मैंने इसकी। ठीक है, नाइस, अच्छी लग रही है ना ये, अच्छी लग रही है ना ये पूंछ। तो बेसिकली ये जो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर काफी बड़ा बनाया है मैंने, इसमें तो थ्रेड लाइक आपको ये नहीं दिखेगा, लेकिन जब माइक्रोस्कोप में, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो वो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ही हमें नजर आता है। और इसी को बोलते हैं, इस आउट ग्रोथ को, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ये कहलाता है क्या, फ्लैजिला। और इस फ्लैजिला की मदद से बैक्टीरिया मोटिलिटी या मोबिलिटी या मूवमेंट शो करता है। तो बेसिकली इस फ्लैजिला का मेन फंक्शन क्या है, या तो हम कह देंगे इसको मोटिलिटी, या इस सेम ही चीज है क्या, मोबिलिटी कह सकते हैं, चलना फिरना इधर उधर, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, इसी चीज को मूवमेंट। मतलब कि बैक्टीरियल मूवमेंट जो है वो किसकी मदद से हो रहे हैं, फ्लैजिला की मदद से हो रहे हैं। तो जितने भी मूवमेंट है, अब फ्लैजिला का
स्ट्रक्चर जो है वो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इंपॉर्टेंट है फ्लैजिला का स्ट्रक्चर, और इसका स्ट्रक्चर हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो बेसिकली क्या है, नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला इज कॉल्ड फ्लैजिलेशन। अब जैसे कि मैं आपसे कहूं, यहां पर मैंने आपको एक फ्लैजिला दिखाया है, इस पूरे के पूरे सेल में एक फ्लैजिला दिखाया है, और ये क्या है, बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया है ये। ओके, अब मैं आपसे कहूं एक यहां पर अगेन हमारे पास में एक बैक्टीरियल सेल है, इसमें अगर एक फ्लैजिला है सिर्फ और सिर्फ, तो इसको एक अलग नाम से पुकारा जाएगा। फ्लैजिला के बेसिस पर हम इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं। अगर एक अलग अलग एंड पर फ्लैजिला है, मतलब कि दोनों पोल पर एक एक फ्लैजिला है, तो इसको अलग नाम से पुकारा जाएगा। अगर इसमें पूरी बॉडी पर फ्लैजिला है, तो इसको अलग नाम से पुकारा जाएगा। प्लस अगर इसमें एक बैक्टीरिया ऐसा है कि इसकी बॉडी पर कोई फ्लैजिला ही नहीं है, सिर्फ एक टकला बैक्टीरिया है, तो उसको एक अलग नाम से पुकारा जाएगा। इसके बारे में भी अभी हम बात करते हैं, जैसे कि पेरिट्राइकस। पेरिट्राइकस का मतलब क्या है, व्हेन फ्लैजिला आर फाउंड ऑन द होल बॉडी ऑफ बैक्टीरियम। जैसा मैंने कहा था, एक बैक्टीरिया है, इसकी पूरी बॉडी पर अगर फ्लैजिला प्रेजेंट है, तो इसको बोलेंगे पेरिट्राइकस कंडीशन। एक ऐसी कंडीशन जिसमें बैक्टीरिया की पूरी बॉडी के ऊपर फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या, ई कोलाई। तो ई कोलाई किसका एग्जांपल है, पेरिट्राइकस फ्लैजिलेशन का एक एग्जांपल है। और दूसरा क्या है, सैल्मोनेला टाइफी। देखो सैल्मोनेला टाइफी नाम से आपको थोड़ा सा फैमिलियर लग रहा होगा। जो वर्ड यहां पर आ गया है टाइफी, बेसिकली इसका मतलब है क्या, टाइफाइड। क्या कॉज करता है, टाइफाइड। सैल्मोनेला टाइफी, टाइफाइड इससे हो सकता है। उसके बाद में एक और चीज है, यहां पर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा सा कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करते हैं। जैसे कि अगर हम स्ट्रक्चर की, मैं बता रहा था आपको कि स्ट्रक्चर आपको पढ़ना पड़ेगा, तो फ्लैजिला का जो स्ट्रक्चर है, ओके हाँ, एक और इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं। बेसिकली जितनी भी ये सारी चीजें हैं, हम एक्चुअली वी बिलीव इन व्हाट, डायग्राम, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। तो मैं आपको इसका स्ट्रक्चर डायग्राम से सिखाता हूं, डायग्राम से बताता हूं। तो ये जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, थोड़ा सा एक बार मैं पीछे हट जाता हूं, आप स्ट्रक्चर देखो डिटेल में। ये क्या है, फ्लैजिला का स्ट्रक्चर है। अगर इस वाले पोर्शन को आप देखोगे, यहां पर कलर चेंज करना पड़ेगा, ये वाले पोर्शन को अगर आप देखोगे, ये है क्या, सेल वॉल। क्या है, सेल वॉल। उसके बाद इसके नीचे का जो पोर्शन है, ये है क्या, सेल मेम्ब्रेन। क्योंकि हमने देखा था सेल वॉल बाहर की तरफ होती है, सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ होती है। तो फ्लैजिला जो है बेसिकली वो सेल मेम्ब्रेन से इसका ओरिजिन होता है। इसकी नींव कहां पर होती है, कहां से शुरू होती है, सेल मेम्ब्रेन से इसकी नींव शुरू होती है। उसके बाद ये सेल वॉल तक पहुंचता है। उसके बाद सेल वॉल से इसकी आउट ग्रोथ शुरू होती है, और फिर ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बाहर की तरफ निकल जाता है। तो बेसिकली क्या है बच्चों, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि अगर यहां पर आप देखोगे, तो ये वाला जो पोर्शन है, ये सेल मेम्ब्रेन है। आपको मैं तो बिल्कुल एकदम बाहर चला गया, ठीक है, इधर से समझाता हूं। ये वाला जो पोर्शन है, ये सेल मेम्ब्रेन है, और सेल मेम्ब्रेन के पास में बेसिकली दो रिंग पाई जाती हैं, जो नीट में पूछते हैं। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, फ्लैजिला के स्ट्रक्चर में सेल मेम्ब्रेन के पास में कौन कौन सी रिंग प्रेजेंट होती हैं। आप इसमें नाम बताओगे, एक होती है एस रिंग और एक होती है एम रिंग। और उसके बाद सेल वॉल के पास में कौन सी रिंग होती है, वो होती है पी रिंग, और एक होती है एल रिंग। तो एल रिंग है वो ऊपर की तरफ है, पी रिंग वो सेल वॉल में नीचे की तरफ है। इसके बाद जो थोड़ा स्ट्रक्चर जहां से आउटग्रोथ शुरू होती है, इसको हम बोलते हैं हुक, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, जैसा आप यहां देख सकते हो ना, इस तरह से स्ट्रक्चर है इसका, इसको बोलते हैं हुक। उसके हुक से आगे जो एक आउटग्रोथ जुड़ी हुई होती है, इसको, ये वाली जो आउटग्रोथ है, इसको ये आगे बढ़ती चली जाती है, इसको हम बोलते हैं क्या, फिलामेंट। अभी आपके लिए सिर्फ और सिर्फ इतना स्ट्रक्चर काफी है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये हुक है इसका, ये फिलामेंट है, और ये बेसिकली जो फ्लैजिला होता है, मैं आपको बताऊं, मान लो एक बैक्टीरिया है और उसमें यहां पर एक फ्लैजिला प्रेजेंट है। आप कहोगे कि ये
कैसे आगे मूव कर सकता है विद द हेल्प ऑफ दिस फ्लैजिला। क्या होता है, इस फ्लैजिला में कुछ मूवमेंट होते हैं, कुछ मूवमेंट होते हैं। आपको समझ में आया? ये थोड़ा सा बड़ा करके बना के दिखाता हूं। अरे भाई, ठीक है, फ्लैजिला थोड़ा बड़ा बना लेते हैं अपन। ठीक है, अब आपको क्लियर नजर आ रहा होगा। ये जो फ्लैजिला है, इसमें कुछ मूवमेंट हो रहे हैं। ये एरो समझ में आया मैंने किस तरह का बनाया है? ये एरो, ये एरो समझ में आया? इसकी वजह से ये ऐसे 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 करके लहरता है, तो वो पानी में फिर उसको डायरेक्शन मिलती है आगे चलने के लिए। तो इस तरह के मूवमेंट होते हैं फ्लैजिला में, जिसकी वजह से वो आगे पुश करता है बैक्टीरिया को। इसके बाद एक और स्ट्रक्चर आपको यहां देखने के लिए मिलेगा, जिसको बोलते हैं पाइली, पिलाई या पाइली। बेसिकली क्या है, फ्लैजिला जो होता है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था और काफी लंबा था इन कंपैरिजन टू पाइली। और जो ये पाइली है, बेसिकली इसमें एक तरह से हम कह सकते हैं ये भी एक आउटग्रोथ है। मान लो अगर ये एक बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया का फ्लैजिला इतना लंबा है, ये बैक्टीरिया का फ्लैजिला है, तो पाइली जो है वो इस तरह से इसके सामने इतना छोटा होगा। और एक बैक्टीरिया के ऊपर या एक मोनेरन्स के ऊपर कई सारे पाइली हो सकते हैं। अगर हम पाइली को कंपेयर करते हैं बैक्टीरिया से, तो वो हमेशा हमेशा जो है हम पाइली को छोटा दिखाते हैं फ्लैजिला के कंपैरिजन में, क्योंकि इसका जो जितना भी ये है साइज है, इसका जो साइज है वो छोटा होता है फ्लैजिला के कंपैरिजन में। उसके बाद क्या है, दे आर स्मॉलर देन फ्लैजिला, पाइली बोलेंगे या पाइलस। अच्छा, एक आपको होमवर्क देता हूं, अभी आगे ये बात शायद आएगी भी। पाइलस की इंपॉर्टेंस कहां देखने के लिए मिलती है? चलो हिंट दे देता हूं। जब बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन हम पढ़ते हैं तो वहां पर आपको एक वर्ड पढ़ने के लिए मिलता है पाइलस। अब आपको ये याद करना है, ढूंढना है कि पाइलस की क्या इंपॉर्टेंस है बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन में। ओके, तो बेसिकली जो पाइली है या पाइलस है, ये दो तरह के होते हैं, एक थोड़े लंबे हैं, एक थोड़े ज्यादा छोटे हैं। और अभी देखो यहाँ पर जो लिखा हुआ है, ये इंपॉर्टेंस ही लिखी हुई है इसकी कि बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन में इसकी क्या वो होती है, इंपॉर्टेंस होती है। ये वाली सी चीजें जो हैं, एफ पाइली और सेक्स पाइली, ये बेसिकली अभी थोड़ा सा हायर लेवल के लिए है, लेकिन आप नाम याद इनके रख सकते हो अच्छे से। और जो आपको होमवर्क था, अगर आपने लिख लिया था तो अच्छी बात है, वरना एक और हिंट यहां से है कि कॉन्जुगेशन में कुछ ना कुछ हेल्प होती है इनकी, पाइलस की, याद रखना। उसके बाद क्या है, पाइली का मेन फंक्शन क्या है? अगर हम इसकी बात करें थोड़ा सा डिटेल में, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं। ओके, तो पाइली की अगर हम फंक्शन की बात करते हैं, तो पाइली का जो फंक्शन है दोस्तों, वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग क्यों है? क्योंकि जो शॉर्टर, जो इनके फंक्शन भी थोड़े थोड़े से क्या है, शॉर्ट पाइली और लॉन्ग पाइली के जो है अलग अलग स्पेसिफिक फंक्शंस हैं। जो छोटे वाले पाइली होते हैं, ये अटैचमेंट का काम करते हैं। मान लो एक बैक्टीरिया है, एक बैक्टीरिया है, काफी सारे पाइली इस पे या पाइलस जो है वो प्रेजेंट है, ठीक। और ये पानी में बहते बहते इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, और यहां पर सामने इसको एक क्या मिल गई, चट्टान, पत्थर। बैक्टीरिया का मन था रुकने का, या उसको जो था न्यूट्रिशन चाहिए था, खाना चाहिए था, वो क्या करेगा, ये जो पाइली है छोटे छोटे, इनकी मदद से चिपक जाएगा इस पत्थर के ऊपर। तो जो अटैचमेंट का जो मेन काम करती है, वो करती है ये पाइली, शोल्टर पाइली जो होती है, ये इसका काम करती है। अब ये पत्थर के ऊपर चिपके या होस्ट बॉडी के ऊपर चिपके, होस्ट बॉडी का मतलब है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर ये बैक्टीरिया इन्फेक्ट करेगा, तो वो पाइलस या पाइली की हेल्प से चिपक जाएगा उस होस्ट बॉडी के ऊपर। इसका ये भी मेन फंक्शन है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम, इन्फेक्टिव पाइली भी कहते हैं, या फिम्बरी भी कई बार इसको बोला जाता है। इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो एवरी पाइलस इज सिलेंड्रिकल, मतलब कि ऐसा स्ट्रक्चर होगा इसका।
हॉलो है, अंदर से खाली होगा बिल्कुल, एंड कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन मोनोमर्स, मतलब प्रोटीन के बहुत सारे छोटे छोटे इसमें सिंगल यूनिट प्रेजेंट होंगे। इसके बाद क्या है, ईच मोनोमर इज मेड अप ऑफ पाइलिन प्रोटीन। ये क्वेश्चन आपके नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, अगर आप नीट का एग्जाम देते हो तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पाइलिन प्रोटीन इसमें प्रेजेंट होती है जिससे पाइली मिलकर बना होता है। पाइलिन इज नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, मतलब कि बहुत सारे करोड़, जैसे कि मेरा हाथ है, ठीक है, हाथ देख रहे हो, अगर मैं इसे ऐसे करता हूं तो मैं क्या कर रहा हूं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं। मेरा दिल है, आपका दिल है, हार्ट जिसको कहते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है। तो वहां पर भी कई सारे प्रोटीन का जो है इंपॉर्टेंस हमको देखने के लिए मिलती है, लेकिन जो पाइलिन प्रोटीन है वो नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल है, मतलब कि उसमें आपको कॉन्ट्रैक्शंस देखने के लिए नहीं मिलते हैं। इसके बाद में पाइली डू नॉट प्ले रोल इन मोटिलिटी। मैंने अभी आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट बताया था कि फ्लैजिला जो होते हैं वो मोटिलिटी या मोबिलिटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन जो पाइली की हम बात करते हैं तो इनका कोई रोल नहीं है मोटिलिटी में, क्योंकि ये छोटे होते हैं। तो इस वजह से इनका काम सिर्फ और सिर्फ क्या है, अटैचमेंट। इनका काम क्या है बच्चों, सिर्फ और सिर्फ अटैचमेंट। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। काफी देर हो गई है पढ़ते हुए, आप चाहे तो 5 मिनट का ब्रेक भी ले सकते हैं, पॉज करके अपना पानी वगैरह पी लो आराम से, उसके बाद आगे पढ़ लेना। क्योंकि एक रेगुलर पढ़ते पढ़ते भी कई बार हम बोर हो जाते हैं, क्योंकि टीचर भी यार हर जगह जोक नहीं मार सकता, हर जगह भी वो आपको हंसा नहीं सकता। तो ठीक है भाई, स्ट्रक्चर की बात करते हैं अब हम थोड़ा सा यूबैक्टीरिया के। और स्ट्रक्चर जो है मैं आपको बताता हूं, बना के ड्रॉ करके हम इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा देखने वाले हैं। तो इसका स्ट्रक्चर के लिए हम एक, ठीक है भाई, ड्रॉ कर लेते हैं। बार बार जो हम बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं, एक सर्कल टाइप का मैंने स्फेरिकल शेप यहां पर ड्रॉ कर लिया है। इसमें अगर हम सबसे बाहर के स्ट्रक्चर को देखें तो ये क्या है, ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स बेसिकली क्या है, ग्लाइकोकैलिक्स आउटर मोस्ट लेयर है। क्या है, आउटर मोस्ट लेयर, आउटर मोस्ट लेयर। जैसे कि यहां हमने पढ़ा था बेसिकली क्या है, एक होती है, एक लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स। ये क्या कहला सकती है, या तो कैप्सूल कहलाएगी या फिर स्लाइम लेयर कहलाएगी। और कैप्सूल कब कहलाएगी, स्लाइम लेयर कब कहलाएगी, मैं इसको दे देता हूं आपको होमवर्क। बहुत इजी चीज है, नीट में पूछी जा सकती है, कैप्सूल कब कहलाएगी और स्लाइम लेयर कब कहलाएगी। चलो हिंट दे देता हूं थोड़ा सा, ताकि आपको करने में भी मजा आए। एक, अगर ग्लाइकोकैलिक्स टफ होती है, बहुत ज्यादा रफ रिजिड होती है, तो इनमें से कोई एक कहलाई जाएगी। और अगर बहुत स्मूथ सॉफ्ट होती है तब इनमें से कोई एक कहलाई जाएगी। तो आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स है। ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर अगर हम देखेंगे, जस्ट एकदम अंदर की तरफ एक बहुत ही रिजिड लेयर प्रेजेंट होती है। इस रिजिड लेयर को हमने नाम दिया है क्या, सेल वॉल। क्या नाम दिया है इसको, सेल वॉल। अब जो सेल वॉल है बच्चों, अगर सेल वॉल के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़े हम प्लांट्स वगैरह में भी, तो सेल वॉल जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। बस इतना ही अभी बताऊंगा, आगे इसके बारे में जब हमारा प्लांट वाला टॉपिक आएगा, प्लांट सेल पढ़ेंगे, तब हम पढ़ेंगे। सेल वॉल एक तो होती है प्राइमरी सेल वॉल, और एक होती है क्या, सेकेंडरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल और एक सेकेंडरी सेल वॉल। इसके अंदर एक और लेयर होती है। अब आप बोलोगे अरे सर कितनी लेयर है एक बैक्टीरिया में, छोटू सा तो बैक्टीरिया है, आंखों से दिखता नहीं है, देखो लेयर कितनी है इसमें। तो ये जो एक अंदर की तरफ एक लेयर है बच्चों, ये लेयर है अब क्या, सेल मेम्ब्रेन। क्या है, सेल मेम्ब्रेन। तो सबसे बाहर ग्लाइकोकैलिक्स है। ग्लाइकोकैलिक्स टफ भी हो सकता है, रिजिड भी हो सकता है और स्मूथ भी हो सकता है। उसके अंदर सेल वॉल है। सेल वॉल 2 तरह की होती है, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल। इसके अंदर जो स्ट्रक्चर है इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। जिसका स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा कभी, सिंगर एंड निकोलसन का मॉडल, अगर आपने अपने स्कूल टाइम में पढ़ा होगा तो, सिंगर एंड निकोलसन का मॉडल। तो सेल मेम्ब्रेन में बेसिकली क्या चीजें हैं, कैसे कैसे क्या चीज होती है, अभी बताऊंगा मैं आपको। इसके बाद यहां से एक इसमें स्ट्रक्चर ओरिजिन होता है, जो अभी हमने पढ़ा है बहुत डिटेल में, जिसका स्ट्रक्चर एल रिंग, एम रिंग, एस रिंग, एल रिंग, मैंने आपको बताया था पी रिंग। ये स्ट्रक्चर है, इसको कहलाता है, ये स्ट्रक्चर कहलाया जाता है क्या, फ्लैजिला।
इसका मेन फंक्शन है बैक्टीरिया का मूवमेंट। इसके अलावा बैक्टीरिया में और भी छोटे छोटे से आउटग्रोथ पाए जा सकते हैं। मैं बहुत ज्यादा ड्रॉ नहीं करूंगा, सिर्फ आपको एक आइडिया देना है, और इसको बोलते हैं पाइलिया। क्या बोलते हैं? पाइलिया। ठीक है दोस्तों, ये हो गया, यहां तक हो गया। यहां तक सबको समझ में आ गया। इसके बाद हम थोड़ा सा देखते हैं, मैंने आपको बताया था जो ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन में कुछ इनर मॉडिफिकेशंस होते हैं, अंदर की तरफ से कुछ कुछ चीजें जो है वो मॉडिफाई हो जाती हैं। अब मॉडिफाई होगी कैसे होगी? एक नैनो कार थी, उसमें उसने क्या करे, चौड़े चौड़े टायर लगा दिए, उसको ऊंचा कर दिया, लंबा तो खैर नहीं कर पाया उसको काट के, लेकिन हाँ इस तरह की मॉडिफिकेशन हो गई। तो इस तरह की मॉडिफिकेशन की तो उसमें अलग सी दिखने लगी, क्या, जो थी हमारी नैनो कार। लेकिन बैक्टीरिया के केस में मॉडिफिकेशन क्या हो सकती है? बैक्टीरिया के केस में मॉडिफिकेशन की अगर हम बात करें तो मैं यहां से थोड़ा सा इसको क्या कर देता हूं, मिटा देता हूं, क्योंकि मुझे एक नई चीज इसमें ड्रॉ करनी है। जैसे कि यहां से एक अंदर की तरफ जो सेल मेम्ब्रेन थी, अंदर की तरफ मॉडिफाई हो गई, मुड़ गई, इनर फोल्ड बन गया इसमें एक। अब ये जो इनर फोल्ड है इसको हम बोलते हैं क्या? मीजोजोम। मीजोजोम। ये जो मीजोजोम है बच्चों, जितनी भी इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस हो रहे हैं, जितने भी एटीपी प्रोडक्शंस हो रहे हैं, जितना भी एनर्जी बन रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन है, क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन है, या कोई एंजाइम प्रोडक्शन है, वो सारा का सारा बैक्टीरिया में इस मीजोजोम के अंदर होगा। और ये ऑर्गेनेल्स की तरह एक्ट करता है बैक्टीरिया में। अगर हम बात करते हैं ह्यूमन सेल की, एनिमल सेल की, प्लांट सेल की, तो वहां पर हमारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, लेकिन बैक्टीरिया में तो हमने शुरू में ही पढ़ा था सारे के सारे मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट हैं। तो इसमें क्या है, ये ऑर्गेनेल्स की जगह मीजोजोम प्रेजेंट होता है, जो कि एक इनफोल्ड है सेल मेम्ब्रेन का, और इसके अंदर सारी की सारी रिएक्शंस जो हैं वो होंगी, जो इसको जिंदा रखने के लिए जरूरी है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं और सोचते हैं, मेरा एक आपके लिए एक जनरल क्वेश्चन, कॉमन सेंस का क्वेश्चन। मैंने आपसे कहा एक एनिमल सेल है या एक ह्यूमन सेल है जिसमें क्या है, सारी रिएक्शंस हो रही हैं, जिसमें सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं, जिसमें न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, आरबीसी के अंदर भी, मतलब आरबीसी के अंदर कुछ चीजें कम होती हैं, लेकिन बाकी सब में सब कुछ है, और इसलिए वो सेल जीवित सेल कहला रहा है। इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम वहां पर लगाया है ऊपर वाले ने, तो वो क्या हो गया, लिविंग सेल हो गया। लेकिन अगर हम लिविंग सेल के थोड़े सिंपल वर्जन की बात करें, तो यहां पर अगर आप देखोगे इस वाले सेल में, तो कुछ भी ऐसा आपको स्पेसिफिक कोई बहुत भयंकर सिस्टम देखने के लिए नहीं मिलता है। बहुत सिंपल सा एक मीजोजोम है जो कि एक इनफोल्ड है, और इसी से सारे काम होते हैं। तब भी हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक, प्रिमिटिव, प्रोकैरियोटिक। इनको हम बोलते हैं क्या, प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म। प्रिमिटिव, पुराने, पुराने का मतलब समझते हो, पुश्तैनी, जो बाबा आदम के जमाने के हैं, प्रिमिटिव। लेकिन तब भी ये जिंदा है, तब भी सारे फंक्शन कर रहे हैं। तो एडवांस कौन से हुए? मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, इनमें कुछ भी ऐसा स्पेशल नहीं है, लेकिन तब भी ये सारे फंक्शन करते हैं, तब भी लिविंग ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। और एनिमल सेल जो होते हैं, जो बेसिकली ह्यूमन सेल हो या कोई एनिमल सेल हो, उनमें सारे ऑर्गेनेल्स हैं, तो हम उनको बोलते हैं एडवांस। वो कैसे एडवांस हुए? इनके अंदर कुछ भी नहीं है, तब भी सारा फंक्शन हो रहा है। उनके अंदर इतना कुछ है, तब जाके वो फंक्शन हो रहा है। तो ये ज्यादा एडवांस हुए या वो ज्यादा एडवांस हुए? सोचना इस बारे में थोड़ा सा। ठीक है जी, तो ये हो गया है मीजोजोम, इनफोल्ड हो गया अंदर की तरफ। अगर हम थोड़ा सा और डिटेल में इसमें चलें आगे, तो यहां पर आपको एक ऐसे डेंस मटेरियल देखने के लिए मिलेगा, ऐसे उलझा हुआ टाइप का डेंस मटेरियल। बेसिकली ये क्या है, ये जो डेंस मटेरियल है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड।
हमने पढ़ा था किसी भी मोनेरा में या किसी भी बैक्टीरिया में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स जो हैं वो एब्सेंट होते हैं। और जब ये एब्सेंट होते हैं तो ये जो जेनेटिक मटेरियल है आपका, ये मतलब आपका ही बैक्टीरिया का, ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये सिर्फ और सिर्फ डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर फॉर्म में ऐसे ही पड़ा होता है इसमें बीच में, और इसीलिए इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। बेसिकली न्यूक्लियोइड जैसे वर्ड ओइड लगेगा लास्ट में तो उसका मतलब है कोई डेंस मटेरियल है। न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस से रिलेटेड, मतलब कि न्यूक्लिन से रिलेटेड, मतलब कि डीएनए। तो डबल स्ट्रैंडेड नेक्ड सर्कुलर डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन्स एब्सेंट रहेंगे। तो आई होप हमारा कुछ बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर अब थोड़ा सा रूप लेने लगा है। तो इसमें देखेंगे हम कोई और सी चीजें भी क्या इसमें बताई हुई हैं जो हमारा यहाँ पर दिया हुआ था। ठीक है, मिजोजोम है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, सेल वॉल, कैप्सूल, पाइले। ठीक है गाइस, इसमें और जो खाली चीजें हैं, मान जो इन सब से जो बच गई, मीजोजोम से और न्यूक्लियस से जो चीजें बच गई हैं वो खाली का खाली स्पेस बेसिकली फ्लूइड फील्ड होता है। और ये सारा का सारा खाली स्पेस जो है ये एक स्पेशल नाम से पुकारा जाता है, जिसको अगर आप में से कोई नहीं जानता है इसका मतलब आपको पढ़ाई करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, अगर कोई इस खाली स्पेस को बीच में इसका नाम नहीं जानता है। इस खाली स्पेस का जो नाम है बच्चों, इसको हम बोलते हैं क्या, साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। और इसी साइटोप्लाज्म के अंदर ये जो है जेनेटिक मटेरियल, ये मीजोजोम, सब कुछ ऐसे पड़े हुए होते हैं। एक और ऑर्गेनल का मैंने आपको नाम बताया था, बहुत इंटरेस्टिंग, कि कौन सी ऐसी ऑर्गेनल है। चलो आपको 4 ऑप्शन दे देता हूं मैं, कि इन 4 ऑर्गेनल्स में से कौन सी ऐसी ऑर्गेनल है जो आपके इस बैक्टीरिया में पाई जाएगी। 4 ऑप्शन देता हूं। ऑप्शन नंबर 1 है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अभी इसमें बना के भी दिखाऊंगा मैं आपको। ऑप्शन नंबर 1 है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन नंबर 2 है गोल्जी बॉडी, ऑप्शन नंबर 3 है न्यूक्लियस एंड ऑप्शन नंबर 4 है राइबोसोम। इन चारों में से कौन सी ऑर्गेनल है जो इस बैक्टीरिया में पाई जाएगी? तो उसका सही आंसर जो है वो है हमारा, ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा बड़ा बना देता हूं मैं इसको क्योंकि दिखाना है आपको, हालांकि बहुत छोटा सा होता है। ये है बच्चे लोग राइबोसोम। राइबोसोम, और राइबोसोम इसमें कौन से टाइप का होता है, 70S टाइप का होता है, जिसको 50S प्लस 30S सब यूनिट से ये मिलकर बना होता है। तो ये हो गया राइबोसोम। तो एक ऑर्गेनल जो कि प्रोकैरियोट्स में पाई जाती है वो हो गई है राइबोसोम, और इसमें जो डेंस मटेरियल है वो न्यूक्लियोइड हो गया है। मीजोसोम इनफोल्ड हो गए हैं सेल मेम्ब्रेन के, आउटर लेयर ग्लाइकोकैलिक्स होती है जिसके 2 मॉडिफिकेशन देखने के लिए मिलते हैं, या तो कैप्सूल होगा या स्लाइम लेयर होगा। सेल वॉल जो होती है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होती है प्लांट के जैसे, और थोड़े बहुत डिफरेंसेस होते हैं। सेल वॉल जो होती है वो एकदम सिमिलर होती है जैसे कि एनिमल सेल में पाई जाती है, और फ्लैजिला बता दिया, पाइली मैंने आपको बता दिया। तो बेसिकली ये जनरल स्ट्रक्चर है किसी भी बैक्टीरियल सेल का। आप चाहें तो इसको अच्छे से ऐसे रोक के पॉज करके ड्रॉ कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। बाकी आपको नोट्स वगैरह भी मिल जाते हैं, एफिनिटी के ऊपर सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे अच्छे से। आपको सिर्फ हमारे साथ बने रहना है लास्ट तक। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। थोड़ा सा आगे जब हम चलते हैं तो इसमें हम देखेंगे कि किंगडम मोनेरा में एक बेसिकली हमने जो पढ़ा था अभी ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में कि कैप्सूल या स्लाइम लेयर होगा। अगर आपने वो होमवर्क कर लिया है तो ठीक है, वरना मैं आपको बताता हूं। बेसिकली लूज एंड थिन लेयर जो होती है वो स्लाइम लेयर होती है, और जो थिक होती है और टफ होती है उसको हम कैप्सूल बोलते हैं। जो लूज है वो स्लाइम लेयर है, जो थिक है वो कैप्सूल कहलाता है। उसके बाद कैप्सूल जो होता है वो पॉलीसैकेराइड से बना होता है, पॉलीपेप्टाइड से बना होता है। स्लाइम लेयर जो है वो पॉलीसैकेराइड से सिर्फ मिलकर बना होता है। इसका मेन फंक्शन क्या है, ये वाला जो क्वेश्चन है ये नीट में पूछा जाता है कि ग्लाइकोकैलिक्स का मेन फंक्शन बताओ। तो जो ग्लाइकोकैलिक्स का मेन फंक्शन है वो है क्या, प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन किस चीज से? अगर हम बात करें कि अगर आपको मैं पूरे एक अच्छे से कैप्सूल के अंदर बंद कर दूं और फिर आपको मुक्का मारूं या थप्पड़ मारूं या लात मुझे मारूं, आप कहेंगे सर मारने पीटने की बातें करते रहते हैं क्या हमेशा। ठीक है बच्चों,
कभी कभी एग्जांपल देने के लिए चलता है। तो एक कैप्सूल के अंदर बंद कर दूं और उसके बाद मैं आपको मारूं तो क्या वो मुक्का आपको लगेगा? नहीं लगेगा। तो इसी तरह से ग्लाइकोकैलिक्स क्या काम करता है? प्रोटेक्शन का काम करता है। किस चीज से प्रोटेक्ट करता है? डब्ल्यूबीसी। जो ह्यूमंस में डब्ल्यूबीसी होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, वो उनकी इम्यूनिटी, इम्यून सेल्स के नाम से जाने जाते हैं, बाहर के फॉरेन एंटीजेंस वगैरह को वो मार देते हैं। तो इनसे प्रोटेक्शन करता है और कॉलोनी फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। ये हो गई चीजें। इसके बाद में क्या है? सेल वॉल जो होती है, बैक्टीरियल सेल वॉल, वो रिजिड होती है और पेप्टाइडोग्लाइकन से मिलकर बनी होती है। ग्राम पॉजिटिव में जो सेल वॉल है वो सिंगल लेयर्ड होती है, थिक होती है। किससे बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी होती है। और लिपिड्स भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन कम क्वांटिटी में इसमें लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं। और ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया होते हैं, इसमें सेल वॉल जो है वो डबल लेयर होती है। ये क्वेश्चन आपका नीट में पूछा जा सकता है, इसको आपको याद रखना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, याद ही करना पड़ेगा आपको। तो ग्राम पॉजिटिव में कैसी है? सिंगल लेयर की होती है सेल वॉल और थिक होती है। और ग्राम नेगेटिव में डबल लेयर की होती है, इनर लेयर थिन होती है। और किससे मिलकर बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकन से। और जो आउटर लेयर होती है वो थिक होती है और किससे मिलकर बनी होती है? लाइपोपॉलीसैकेराइड से। इसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये वाली नीचे वाली चीज को अभी आप थोड़ा सा इग्नोर कर देना, कुछ इंपोर्टेंट चीजों के बारे में बताता हूं। जैसे कि सेल मेम्ब्रेन के बारे में मैंने बताया था, जो ह्यूमंस में होती है या एनिमल सेल की सेल वॉल होती है, इसकी सेल वॉल भी कुछ इसी तरह की प्रेजेंट होती है। उसके बाद है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में जितनी भी ऑर्गेनल्स होती हैं वो यहां नहीं पाए जाएंगी। बहुत बार आपको बता चुका हूं कि जैसे कि हमारे एनिमल सेल में या प्लांट सेल में ऑर्गेनल्स होती हैं जो कि मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स हैं, वो सारी की सारी यहां पर बिल्कुल भी नहीं पाई जाएंगी, एब्सेंट होंगी। और जो मीजोजोम है, सिर्फ सारा का सारा फंक्शन उसी से होगा। इसके बाद ये मीजोजोम का मैंने आपको बता दिया है। ओके, यहां पर एक वर्ड है, ये आपको देखना है। बेसिकली मीजोजोम को ही क्या बोलते हैं? कॉन्ड्रोइड बोलते हैं। उसके बाद फंक्शंस मैंने आपको मीजोजोम के बता दिए हैं। डीएनए रेप्लिकेशन में भी हेल्प करता है, क्योंकि यहां पर सिर्फ और सिर्फ मीजोजोम ही है और कोई चीजें यहां पर प्रेजेंट नहीं होती हैं। न्यूक्लियस के बारे में बता दिया। रिप्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम, किंगडम मोनेरा के रिप्रोडक्शन के बारे में। रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें किंगडम मोनेरा या बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन के बारे में, तो बेसिकली दो प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है। जो पहला रिप्रोडक्शन है वो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या रिप्रोडक्शन सुनते ही आपके चेहरे पर हंसी आ गई? सारे के सारे मुस्कुरा रहे हो। ये रिप्रोडक्शन का नाम सुनते ही आप अपने कान में ईयरफोन लगा लिए। बच्चा, आप मेडिकल फील्ड में आने वाला हो, ये सब तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ये कुछ गलत चीज नहीं है। आप जो है इस चीज को सोच के इतना ज्यादा हंसना मत या मुस्कुराना मत, आपकी एज में वैसे होता है, हम भी हंसते थे। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है आपका एक असेक्सुअल है और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, या फिर इसी को हम बोलते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन को कई बार क्या बोला जाता है बैक्टीरियल केस में? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहला जो है वो है बाइनरी फिजन। बाई का मतलब होता है दो। अब आप बोलेंगे बाई का मतलब होता है सर घर में काम करने वाली। अबे घर में काम तो माताएं भी करती हैं, भाभियां भी करती हैं, वो भी बाई हो गई क्या? तो बच्चों क्या बताते हैं हम, एक बैक्टीरिया था ये, इसको होना था 1 से 2। वो वाला गाना सुना है आपने कि किसी और की मुझको जरूरत क्या, मैं तो खुद से ही प्यार जताऊं। तो इसने खुद से प्यार कर लिया, खुद से ही शादी कर ली, और ये इसने ऐसे कर करके जो है आपस में डिवाइड होना शुरू किया, क्योंकि इसको बच्चे पैदा करने थे। और फिर ये फाइनली डिवाइड हो गया। एक से क्या बन गए? 2 बैक्टीरिया बन गए। इस तरह के प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? बाइनरी फिजन। बाइनरी, बाई का मतलब होता है क्या? 2, काम वाली बाई नहीं, 2 वाली बाई। तो बाइनरी फिजन, और ये मोस्ट कॉमन मेथड है बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन का। अच्छा चलो, एक क्वेश्चन पूछता हूं आप लोगों से, देखता हूं आप लोग बता पाते हो कि नहीं। कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। मान लो बच्चे लोग, आपके पास में एक बाल्टी है, एक बकेट है या एक कंटेनर है, जो कि ऊपर से नीचे तक एकदम सेम अमाउंट का है। ऐसा कोई इस तरह का नहीं है, इस तरह की कोई बाल्टी नहीं है। ओके, मान लो आपके पास में इस तरह का कोई एक कंटेनर है। इस कंटेनर में हमने डाले बैक्टीरिया, ठीक है। और ये जो बैक्टीरिया डाले हमने, एक बैक्टीरिया डाला और एक बैक्टीरिया को इस आधी बाल्टी को, मतलब अगर मैं कहूं इसको डिवाइड होने में क्या लगता है? 1 सेकंड का समय लगता है इसको। क्या होने में? 1 से
दो होने में इस बैक्टीरिया को सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड का समय लगता है, जो मैंने इसमें बैक्टीरिया डाला। और इस बैक्टीरिया ने इस बाल्टी को जब डिवाइड हुआ, बढ़ते चले जाएंगे, नंबर बढ़ते चले जाएंगे, उनका मास बढ़ता चला जाएगा। तो जब ये डिवाइड हुए, डिवाइड होते होते, चलो ऐसे कह लेते हैं, हम अंदाजे से मान लेते हैं कि आधी बाल्टी भर गई डिवीजन से। ये बहुत सारे इसमें बैक्टीरिया ही पड़े हुए हैं, सारे के सारे इसमें सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया ही पड़े हुए हैं। आधी बाल्टी भर गई कितनी देर में? आधी बाल्टी भर गई 10 सेकंड में। इसने क्या कर दिया? आधी बाल्टी भर दी। ठीक, अब आपको वो टाइम बताना है, कितने टाइम में ये बाल्टी, ये बकेट जो है पूरी भर जाएगी। ये बकेट पूरी भर जाएगी, वो आपको टाइम बताना है। अब आप सोच रहे होंगे कि आधी बकेट 10 सेकंड में भर गई है, तो बाकी की आधी भी क्या है, वो 10 सेकंड में भर जाएगी। और 10 + 10 = सर टोटल बाल्टी भरने में लगा हमको कितना? 20 सेकंड। यही सोच रहे हो हैं? ईमानदारी से बताना। अगर कमेंट करने का ऑप्शन होना तो कमेंट करके बताना कि आपको यही पता है कि पूरी की पूरी बाल्टी भरने में 20 सेकंड का टाइम लगा, क्योंकि आधी बाल्टी भरने में 10 सेकंड का टाइम लग रहा था, तो बाकी की आधी बाल्टी भरने में बाकी के 10 सेकंड लगेंगे, तो 20 सेकंड टोटल हो गए, है ना? ऐसे सोच रहे हो? गलत सोच रहे हो। अब आप बुद्धू पढ़ लो, कैसे थोड़ा दिमाग लगा लो, मैं बताता हूँ। देखो क्या था, आधी बाल्टी 10 सेकंड में भर गई। मैंने कहा था 1 से 2 होने में, यानी कि डबल होने में सिर्फ 1 सेकंड लगता है। आधी बाल्टी भरी हुई थी, एक एक बैक्टीरिया अलग अलग पड़े थे, उनको डबल होने में कितना सेकंड लगेगा? 1 सेकंड। तो अगर आधी बाल्टी 10 सेकंड में भरी है, तो बाकी की आधी बाल्टी पूरी फुल होने में सिर्फ 11 सेकंड लगाएगी। आधी तो भर गई, अब डबल होने में अगले 1 सेकंड में वो डबल हो जाएंगे हर एक बैक्टीरिया, तो 11 सेकंड में वो पूरी बाल्टी भर जाएगी। अब बोलोगे 20 भर रही थी, 20 आ गया था, हमने सोचा था। सर तुम्हारे सोचने से क्या आता है, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। चलो, एक चीज यहां पर आ गई है, एंडोस्पोर। एंडोस्पोर को समझाते हैं बहुत अच्छे तरीके से। मान लो एक ये बैक्टीरिया है बच्चों, एक बैक्टीरिया है, और ये बैक्टीरिया क्या था? जमीन पे पड़ा हुआ था, और इस बैक्टीरिया पे क्या हुआ? सनलाइट पड़ रही है, खतरनाक विंड है, बहुत सूखी हुई, ड्राई विंड, सूखी हुई, ठीक है, गर्मी पड़ रही है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, वाटर नहीं है, वाटर नहीं है, फूड नहीं है। तो ये क्या है? सारी की सारी कंडीशन क्या है? अनफेवरेबल कंडीशन है। अगर आप जिंदा रहते हो तो किस वजह से? आपको रहने के लिए घर मिल रहा है ना? घर रहने के लिए घर मिल रहा है, सोने के लिए जगह मिल रही है, खाने के लिए खाना मिल रहा है, पीने के लिए पानी मिल रहा है। अच्छा, एक क्वेश्चन बताओ, सवाल पूछता हूँ तुमसे, हम पानी को क्यों पीते हैं? पानी को हम क्यों पीते हैं? एक मेरा स्टूडेंट कह रहा था, क्योंकि सर हम पानी को खा नहीं सकते। मैं कहा टेक्निकली सही है यार तेरा आंसर, तो पानी को हम खा नहीं सकते इसलिए हम पानी को पीते हैं, ठीक है, ऐसे बता देते हैं। तो अनफेवरेबल कंडीशन है यहाँ पर, फूड नहीं है, वाटर नहीं है, कोई न्यूट्रिशन नहीं है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, बहुत ज्यादा सूखी हवाएं चल रही है, गर्मी बहुत ज्यादा है, ऐसे में कोई इंसान भी मर जाएगा। लेकिन बैक्टीरिया क्या करते हैं? ये मरते नहीं है, ये सर्वाइव करते हैं, ये फाइटर है, ये असली फाइटर है। जैसे आप लोग कहते हो ना कि सर पढ़ नहीं पा रहे हैं, गर्मी बहुत होती है, पढ़ नहीं पा रहे हैं सर, घर में एसी नहीं है, पढ़ नहीं पा रहे हैं, पंखा नहीं है, पढ़ नहीं पा रहे हैं। बैक्टीरिया क्या करता है? फाइट करता है, टफ फाइट देता है, ये करता है सर्वाइव। और सर्वाइव किस वजह से करता है? ये कैसे करता है? इसका पूरा एक प्रोसेस है सर्वाइव करने का। बेसिकली जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं, ये बैक्टीरिया क्या करेगा? जैसे ही ऐसी अनफेवरेबल कंडीशन आएगी, ये खुद के अंदर एक ऐसी, इसके ऊपर एक ऐसी परत बना लेगा, एक ऐसी लेयर बना लेगा, और चाहेगा तो छोटे छोटे से कोई नए अंडे जैसे कुछ स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस करेगा, जिनकी आउटर कवरिंग बहुत ही ज्यादा टफ होगी। इस आउटर कवरिंग को ना ही तो पानी, ना ही तो उसको टेम्परेचर खत्म कर सकता है, ना ही कोई और दूसरी चीज इसको खत्म कर सकती है। ये बहुत ज्यादा हार्ड कवरिंग होती है। और ये जो होते हैं इस तरह के जो कंपोनेंट हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? एंडोस्पोर्स।
और एंडोस्पोर्स कब बनते हैं? एंडोस्पोर्स बनते हैं बच्चों अनफेवरेबल कंडीशन में। और एंडोस्पोर क्या करते हैं? ये फाइटिंग करते हैं बेसिकली किसके अगेंस्ट? अनफेवरेबल कंडीशंस के अगेंस्ट। और एंडोस्पोर्स बचे रहते हैं, जीवित रहते हैं तब तक जब तक कि इन एंडोस्पोर्स को फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिल जाती, जब तक इनको सही मात्रा में पानी, मॉइस्चर, सॉइल, न्यूट्रिशन, खाना नहीं मिल जाता। और जब इन सब चीजों को, इस एंडोस्पोर को ये सारी चीजें मिलती हैं तो ये फिर से जर्मिनेट करते हैं और फिर से क्या करते हैं? ये नया बैक्टीरिया बना देते हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज और, ये जो एंडोस्पोर है या स्पोर फॉर्मेशन है, ये सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया में ही देखने के लिए नहीं मिलती, ये फंजाई में भी देखने के लिए मिलती है। और भी कई तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें इस तरह का प्रोसेस हमें देखने के लिए मिलता है कि अनफेवरेबल कंडीशंस में वो स्पोर फॉर्मेशन करते हैं। तो आई होप ये वाला जो कंसेप्ट था आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ और चीजें, जैसे कि मैंने बता दिया अनफेवरेबल कंडीशन और हाईली रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर हैं। जैसे कि ये किस किस को रेजिस्ट करते हैं? टेम्परेचर का कोई इन पे असर नहीं होने वाला है, रेडिएशन का कोई असर नहीं होने वाला है, एंटीबायोटिक्स का कोई असर नहीं होने वाला है, और बहुत सारे और दूसरे केमिकल्स का भी इन पे कोई असर नहीं होने वाला है। ये जो होते हैं एंडोस्पोर हाईली रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर होते हैं, किसकी वजह से? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ CA डाइपीकोलिनेट या डिपीकोलिनेट इन इट्स थिक सेल वॉल। जो बाहर की तरफ एक तगड़ा सा स्ट्रक्चर बन जाता है इनमें ये एक केमिकल प्रेजेंट होता है, इसकी वजह से ये हाईली रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर होते हैं। और जो एंडोस्पोर होते हैं, मैंने आपको बताया था जो रोड शेप्ड के बैक्टीरिया थे, बैसिलस बैक्टीरिया, उनमें सबसे ज्यादा कॉमनली ये चीज हमें देखने के लिए मिलती है। आगे चलते हैं भाई, ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो था चल रहा था, और अभी हम बात करते हैं थोड़ा सा जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के बारे में। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जिसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी एक तरह से कह रहे थे, बाइनरी फिशन किस में आ गया था? असेक्सुअल में आ गया था। और अभी जो हमारे सामने चीज है वो है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन से। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन क्या है? बेसिकली इसमें तीन चीजें होती हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन है, एक ट्रांसडक्शन है, एक कॉन्जुगेशन है। यहां पर आपको इतना ज्यादा डीप में नहीं जाना है क्योंकि डीप की चीजें जो है वो ग्रेजुएशन लेवल की हैं। इसमें आपको बेसिकली क्या है, कॉन्जुगेशन में मैंने आपको बताया था एक पाइलस की फॉर्मेशन होती है, एक ट्यूब की जिसको हम पाइलस बोलते हैं, कॉन्जुगेशन ट्यूब जिसको बोला जाता है, जो पाइली होती है बेसिकली वो उसी से बनती है। तो यहां पर ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आपको याद रखना है। बाकी आपको थोड़ा सा होमवर्क ये दे देता हूं कि आपको इनके बारे में 2 से 3 लाइन पढ़नी है अपने आप से, ताकि वो आपकी परमानेंट मेमोरी में चला जाए। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट एग्जांपल हमारे सामने है, ये है ब्लू ग्रीन एल्गी, BGA जिसको बोलते हैं अपन, ब्लू ग्रीन एल्गी। सो बेसिकली ब्लू ग्रीन एल्गी आर नाउ नोन एज साइनोबैक्टीरिया। बेसिकली हमने इसको हम बैक्टीरिया में पढ़ रहे हैं, तो आप लोग ये क्वेश्चन बहुत कॉमनली पूछ सकते हो कि जो है ब्लू ग्रीन एल्गी जो है उसको हम एल्गी क्यों बोलते हैं अगर ये बैक्टीरिया है तो? अगर ये साइनोबैक्टीरिया है तो इसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी क्यों बोलते हैं? तो इसके पीछे रीजन है। एक सेकंड होल्ड करिएगा, मैं पानी पी लेता हूं। देखते हैं कितना रिकॉर्डिंग हो गया है। ओके, लगभग 1 घंटा 15 16 17 मिनट का जो है रिकॉर्डिंग हो गया है अभी। आप लोग पढ़ते रहो आराम से पॉज कर करके, लाइव लेक्चर नहीं है कि आपको बिल्कुल ध्यान लगा के बैठना है। आधा घंटा पढ़ा, पॉज किया, पानी पिया आराम से, फिर दोबारा पढ़ना शुरू कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो ब्लू ग्रीन एल्गी बेसिकली क्या है? इसको हम बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया। ये जो साइनोबैक्टीरिया है इसके काफी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो एल्गी से रिजेंबल करते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा था ब्लू ग्रीन एल्गी। और ये ब्लू ग्रीन एल्गी कहां पाए जाते हैं? फ्रेश वाटर में ज्यादातर पाए जाते हैं, ज्यादातर। मरीन भी हो सकते हैं और टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। देखो यहां पर कुछ वर्ड आ गए हैं, इनका मतलब आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये आपको स्लाइड थोड़ी छोटी नजर आ रही है, इसको हम बड़ी कर देते हैं थोड़ी। ओके गाइज, अब ठीक है, अब नजर आ रहा है अच्छे से। तो यहां पर क्या है, चलो इसको भी क्लीन, अच्छा ये छोटा हुआ बड़ा है, ठीक है, दोबारा बता दें। यहां पर एक वर्ड आ गया फ्रेश वाटर।
फ्रेश वाटर का मतलब है जो पानी हम पीते हैं, जो नहर का पानी होता है, नदी का पानी होता है, रिवर का पानी होता है, फ्लोइंग वाटर है, वो सारा का सारा फ्रेश वाटर में आ जाएगा। पीने लायक पानी जितना भी है, तो ज्यादातर ये पीने लायक तालाब वगैरह का पानी जो होता है, अच्छा तालाब यार, ऐसा सड़ा हुआ नहीं, तो ये मोस्टली फ्रेश वाटर होंगे। मरीन भी हो सकते हैं। मरीन का मतलब आप समझ रहे हो, मरीन स्ट्रक्चर, समुद्र, खारा पानी। और टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। टेरेस्ट्रियल का मतलब है कि ये जमीन पर भी पाए जा सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये होगी डैम्प और शेडी प्लेसेस जहां पर मॉइस्चर बहुत ज्यादा हो, कीचड़ वगैरह। उसके बाद में क्या है, साइनोबैक्टीरिया आर फोटोसिंथेटिक ऑक्सीजेनिक प्रोकैरियोट्स। एक बहुत ही जबरदस्त वर्ड यहां पर दिख गया है मुझे। इसका मतलब क्या है, मतलब मैं आपको बताता हूं, फोटोसिंथेटिक। देखो ये जो फोटोसिंथेटिक है दोस्तों, फोटोसिंथेटिक का मतलब होता है कि इसमें क्या होता होगा, इसमें किस चीज की प्रोडक्शन होती है, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकल जाती है। मतलब कि इसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है। अगर आपसे कोई पक्का पक्का एग्जांपल एक ऐसे पूछ ले कि एक ऐसे बैक्टीरिया का नाम बताओ जिसमें फोटोसिंथेसिस होती है, तो आप क्या बोल दोगे, साइनोबैक्टीरिया का कोई भी एग्जांपल आप बता दोगे, या सिंपल सा साइनोबैक्टीरिया बता दोगे। इसके बाद फोटोसिंथेसिस होगी इसमें। इसके बाद ये क्या है, ऑक्सीजेनिक है, एरोब्स हैं। इनमें क्या है, ये क्या है, सारे के सारे प्रोकैरियोट्स हैं, मतलब कि मोनेरन्स है तो प्रोकैरियोट्स तैयार होंगे। साइनोबैक्टीरिया वर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूस O2 ऑन आवर अर्थ। तो इससे आप क्या समझ रहे हो इस चीज से, जब दुनिया में प्लांट्स नहीं होते थे तो बैक्टीरिया ही होते थे। उन बैक्टीरिया में जब इवोल्यूशन हुआ तो वो सबसे पहले जो बैक्टीरिया बने थे, साइनोबैक्टीरिया बने थे। और इन बैक्टीरिया ने सबसे पहले क्या किया था, ऑक्सीजन को बनाना शुरू किया था, ऑक्सीजन को रिलीज करना शुरू किया था। तो ये ऐसे पहले ऑर्गेनिज्म थे जिन्होंने ऑक्सीजन को प्रोड्यूस किया था अर्थ के ऊपर। तो आई होप ये वाला कंसेप्ट ये आपको समझ में आ गया होगा। अब ये जो है इनमें कुछ पिगमेंट्स होते हैं। देखो पिगमेंट का आपको मैं आप एग्जांपल देता हूं, हमारे पास तो सारे पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं। मान लो मैंने यहां पर एक ये कलर से एक ये सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है, किस कलर का नजर आ रहा है बच्चों, ये किस कलर का नजर आ रहा है बच्चों, ये तो ऑलमोस्ट दोनों सेम से ही लग रहे होंगे, हल्का फुल्का डिफरेंस होगा। ठीक है, बना लेते हैं और जितने भी पॉसिबल हो सकते हैं बना लेते हैं। तो देखो देखो अलग अलग तरह के ये मैंने कुछ सर्कल्स ड्रॉ कर दिए हैं यहाँ पर। एक रेड कलर का है, एक येलो है, कुछ ग्रीन के शेड है। लड़कियां बता सकती हैं कौन कौन से ग्रीन है, हमको तो दोनों ही ग्रीन लग रहे हैं। फूशिया पिंक भी होता है एक है, एक और होता है कुछ सेक्सी पिंक भी होता है शायद से कुछ। एक यहाँ पर ब्लू भी है, अब ये पता नहीं कौन सा, स्काई ब्लू है या मरीन ब्लू है या डीप ब्लू है, पता नहीं, मेरे लिए तो ब्लू ही है। तो यहाँ पर मैंने अलग अलग कलर से ड्रॉ कर दिए। लेकिन जब ये कलर ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं, जब ये कलर किसी ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, इन कलर्स या इन केमिकल्स को जिनसे ये कलर बन रहे हैं, जब ये किसी ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं तो हम इनको बोलते हैं क्या, पिगमेंट। और इनका हम नाम दे देते हैं, एक कोई स्पेसिफिक नाम हम इनका रख देते हैं। जैसे कि मान लो मेरा कलर थोड़ा सा डार्क है, वो किस वजह से है, क्योंकि मेरे जो ह्यूमन कलर होता है वो बेसिकली एक पिगमेंट की वजह से होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, इस पिगमेंट का नाम है मिलेनिन। मेलानिन, मेलानिन की वजह से ह्यूमन कलर जो होता है वो मेलानिन की वजह से होता है। और मेलानिन जो है ये सेल्स होते हैं स्पेशली मेलानोसाइट, जिनसे मेलानिन बनता है। तो इसी तरह से क्या है, मेलानिन के बारे में तो हम टॉपिक से थोड़ा भटक गए हैं। तो ये इस तरह के पिगमेंट्स प्लांट्स में भी पाए जाते हैं और बैक्टीरिया में भी पाए जा सकते हैं। तो ये जो पिगमेंट है बेसिकली कलरफुल सब्सटेंसेस हैं। जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी की अगर हम बात करें तो ब्लू ग्रीन एल्गी में कुछ स्पेसिफिक पिगमेंट पाए जाते हैं। जैसे कि सबसे पहला है क्या, क्लोरोफिल ए, ये भी एक तरह का पिगमेंट है, कलर है, जिसका कलर है क्या, ग्रीन। दूसरा है कैरोटिनॉइड, जो कि कैरेट में भी काफी ज्यादा पाया जा सकता है। कैरोटिनॉइड येलो कलर की जो होती है, थोड़ी थोड़ी येलो शेड में, ये येलो होता है। एक होता है सी फाइकोसाइनिन,
ये बेसिकली फाइकोसाइनिन और फाइकोराइथ्रिन दो होते हैं। तो फाइकोसाइनिन है जो कि ब्लू कलर का होता है, सी फाइकोइराइथ्रिन है जो कि रेड कलर का होता है। तो रेड भी है इसमें, ब्लू भी है इसमें, येलो भी है इसमें और ग्रीन भी है इसमें। तो इस तरह के जो भी केमिकल सब्सटेंसेस जो कलरफुल होते हैं, अगर वो ऑर्गेनिजम्स में पाए जा रहे हैं तो हम उनको पिगमेंट का नाम देते हैं। और ब्लू ग्रीन एल्गी में मेरे बच्चों यहां पर जो पिगमेंट पाए जाते हैं वो बेसिकली ये चार तरीके के हैं, क्लोरोफिल ए, कैरोटीनॉइड, सी फाइकोसाइनिन, सी फाइकोइराइथ्रिन, जिनका कलर भी यहां पर मेंशन किया हुआ है। ये कलर भी आपसे नीट के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आगे चलते हैं, अब थोड़ा सा देखते हैं हम ब्लू ग्रीन एल्गी। चलो ब्लू ग्रीन एल्गी की बात कर रहे थे। अभी जो कलर मैंने आपको पीछे बताया था, ये कलर यहाँ पर रेड भी मेंशन है, लेकिन नाम इसका क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो इससे मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि एक इंपॉर्टेंट नोट ये है, ब्लू ग्रीन एल्गी जो होती है बच्चों, वो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा सिर्फ और सिर्फ ब्लू और ग्रीन कलर की हो, ये रेड कलर की भी होती है। अगर आपने अक्सर किसी देखा होगा, अब से पहले एक लेक थी, उर्मिया लेक, कहीं ईरान में थी आई थिंक, उसका पूरा पानी क्या हो गया, रेड हो गया। वो रातों रात रेड हो गया एकदम से पानी। वो उसमें काफी हद तक बीजीए की ये लगी थी, हेल्प मतलब किसी ने किया नहीं था। ये क्या होता है, एक कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि जिनको हम बोलते हैं ट्राइकोडेस्मियम। ट्राइकोडेस्मियम, तो ट्राइकोडेस्मियम जो है ये क्या करता है, ये ग्रोथ करता है बहुत जल्दी, और इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है, इसका जो कलर होता है वो रेड कलर का होता है। ये जो ट्राइकोडेस्मियम है ये रेड कलर का होता है। अब बैक्टीरिया है एक तरह का, लेकिन एल्गी को रिजेंबल करता है, तो डिवीजन करता है बहुत जल्दी। और जब डिवीजन जल्दी करता है तो मान लो आधी लेक में दिन में आधे रेड बैक्टीरिया थे, तो रात रात में वो डबल हो जाएंगे, पूरी की पूरी लेक रेड हो जाएगी, पूरी की पूरी लेक क्या हो जाएगी, रेड हो जाएगी। तो ये जो रेड हुई थी ये लेक या कोई भी वाटर बॉडी जब लाल रंग की दिखने लगती है तो वो इसकी वजह से होती है, ट्राइकोडेस्मियम की वजह से, या रेड एल्गा भी इसको कई बार बोलते हैं एल्गा, रेड एल्गा। ग्रीन एल्गा भी होता है, कई बार ऐसा होता है पानी का रंग पूरा ग्रीन हो जाता है, तो वो भी इनकी वजह से कई बार हो सकता है, एल्गल ब्लूम जिसको बोला जाता है, कई बार प्लैंकटन्स की वजह से होता है। तो ये सारी चीजें हैं। अब एक कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में बात करते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी क्या है, सिंगल सेलुलर भी हो सकती है, क्योंकि हम मोनेरा की बात कर रहे हैं, मोनेरा सिंगल सेलुलर ही होंगे। तो ब्लू ग्रीन एल्गी या तो कॉलोनी में पाई जाएगी, फिलामेंट की फॉर्म में पाई जाएगी। तो इसमें एक एग्जांपल है स्पाइरुलिना, जो कि नीट में पूछा जाता है। ये क्या होती है, एक तरह की एडिबल क्या है, एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी है, एडिबल मतलब इसको हम खा सकते हैं। इसमें प्रोटीन का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है, इसमें प्रोटीन का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है, और लार्ज अमाउंट में प्रोटीन होने की वजह से इसको क्या बोलते हैं, एससीपी, सिंगल सेल्यूलर प्रोटीन। और इसको एस्ट्रोनॉट्स भी काफी ज्यादा यूज करते हैं, एस्ट्रोनॉट्स भी काफी ज्यादा यूज करते हैं। जब वो जाते हैं ना स्पेस में तो वो इसको साथ लेकर जाता है, क्योंकि छोटे अमाउंट में ज्यादा प्रोटीन होता है, तो ये प्रोटीन की कमी को पूरा करता है बॉडी में। और अगर इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, इसको एक्चुअली आप लोग भी घर पे उगा सकते हो बहुत इजीली। एक पानी भर दो किसी भी खाली जगह में, थोड़ा ज्यादा सा स्पेस में खुले में पानी भर सकते हैं, या अंदर रूम के अंदर भी भर सकते हैं, वहां प्रॉपर लाइटिंग कंडीशन होनी चाहिए। और आप ये मार्केट में मिल जाता है स्पाइरुलिना, इसका पाउडर लाके आप उसमें थोड़ा सा डाल सकते हैं और फिर वो डिवाइड कर जाएगा, फिर आप उसमें से उसको निकाल के मार्केट में बेच सकते हैं। तो जो कैटल के लिए चारा होता है फॉडर, ये उसकी तरह भी यूज होता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन अमाउंट बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, स्पाइरुलिना की बात हो गई है। इसके बाद है हमारा कॉलोनियल भी हो सकता है, यूनिसेलुलर था, अब ये कॉलोनियल भी है। कॉलोनीज में जैसे कह देंगे एनाबिना, कॉलोनियल फॉर्म में पाए जाते हैं, माइक्रोसिस्टिसा कॉलोनियल फॉर्म में पाए जाते हैं। यहाँ पर आप दोनों को देख सकते हैं इनको, लेकिन ये आपके लेवल के डायग्राम है नहीं, तो इनको थोड़ा सा हम आगे बढ़ा देते हैं। इसके बाद मैंने कहा था यूनिसेलुलर हो सकते हैं, कॉलोनियल हो सकते हैं, और फिलामेंटस हो सकते हैं, मतलब फिलामेंट बना सकते हैं, लंबे लंबे फिलामेंट बना सकते हैं, फिलामेंट बना सकते हैं। तो फिलामेंटस में कौन सा आएगा, ओसिलेटोरिया। इसका नाम जो है ओसिलेटोरिया, ये नीट में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि आपसे कहेंगे कि ओसिलेशन, जो आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, ओसिलेशन
इसके कुछ उस तरह के ये रिजेंबल करता है, मूवमेंट को शो करता है ऑसिलेशन जैसे, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, ऑसिलेटोरिया। ओके, ठीक है। जो इसका फिलामेंट होता है ब्लू ग्रीन एल्गी का, इसका उसको बोलते हैं ट्राइकोम। ये ट्राइकोम बनाता है एक टावर टाइप का। इसके बाद में नाइट्रोजन फिक्सिंग भी कुछ होते हैं, आपके जो ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं इनमें से कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग भी होते हैं। और यहां पर दो इंपॉर्टेंट नाम लिखे हुए हैं, जैसे कि एक है सिम्बायोटिक और एक है एसिम्बायोटिक। तो मान लो मैं आपको फ्री में पढ़ा रहा हूं और आपको फ्री में नोट दे रहा हूं, आप बदले में क्या कर रहे हो, हमारे साथ जुड़े हुए हो लास्ट तक, नीट तक, इस उसमें कि आप जो है अपना सिलेक्शन कर ले जाएंगे। ठीक है, मैं आपको फ्री में पढ़ा रहा हूं और आप मुझसे फ्री में पढ़ रहे हैं और मुझे कमेंट करके ये बता रहे हैं कि मेरा जो लेक्चर था वो कितना अच्छा था। मैंने आपको बेनिफिट किया, आपने थोड़ा सा मुझे बेनिफिट किया। इस तरह के एसोसिएशन को हम बोलते हैं क्या, सिम्बायोटिक फॉर्म या सिम्बायोटिक एसोसिएशन, जिसमें कोई भी दो ऑर्गेनिज्म आपस में क्या होते हैं, म्यूचुअली बेनिफिट होते हैं। आपस में उनको म्यूचुअल बेनिफिट होता है। और एसिम्बायोटिक है, मतलब उनमें से आपस में, अगर आप अकेले पढ़ते रहो घर पे, मैं अकेला पढ़ाता रहूं यहाँ पे, ना मुझे कोई बेनिफिट है ना आपको कोई बेनिफिट है, तो ये हो जाएगा एसिम्बायोटिक, फ्री फॉर्म, अकेले अकेले रह रहे हैं, उनको किसी का कोई मतलब नहीं है। अगर नाइट्रोजन फिक्सेशन होगी, इससे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी हैं, जैसे कि सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है वो बढ़ जाती है, उसमें अलग अलग नाइट्रोजन का अमाउंट वगैरह बढ़ जाता है। एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं प्लांट्स के लिए। तो यहां पर सिम्बायोटिक फॉर्म को और एसिम्बायोटिक फॉर्म को बिल्कुल क्लियरली दिखाया गया है। थोड़ा सा इसको बड़ा करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, अगर आपको ये दिख जाए तो सबसे पहले देखते हैं हम सिम्बायोटिक फॉर्म। ओके, अरे भाई साहब ये क्या हो गया, ठीक है। ओके, सिम्बायोटिक फॉर्म वगैरह के बारे में देखते हैं। जो सिम्बायोटिक फॉर्म है वो हो गए दो तरह के, एग्जाम्पल हैं हमारे सामने, एक है नोस्टॉक और एनाबिना। नोस्टॉक और एनाबिना। एसिम्बायोटिक में है, फ्री लिविंग में भी एनाबिना भी होता है और नोस्टॉक भी होता है इसमें। और क्या है बेसिकली, एक सेकेंड, शायद से ये कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई है इसमें, पीपीटी जिसने बनाई है, नहीं नहीं सही है, वो फ्री फॉर्म में भी पाए जा सकते हैं, इसमें भी पाए जा सकते हैं। तो इसमें क्या है बेसिकली, इसका सॉरी गाइस, तो ये जो एजोला है इसकी लीव्स में पाए जाते हैं। और ये जो है बेसिकली ओलोसिरा, ओलोसिरा इसमें पाए जाते हैं। बेसिकली एक एग्जांपल है ब्लू ग्रीन एल्गी का। ये कहाँ पाया जाएगा, जो पैडी फील्ड होते हैं, जो धान के खेत होते हैं, उनमें काफी भारी मात्रा में पाए जाते हैं। और इसका ओसिलेटोरिया भी एक एग्जांपल है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है प्लांट्स में, और ये एजोला की लीव्स में पाए जाते हैं। तो बेसिकली ये दो तरह के हैं, फ्री फॉर्म भी हो सकते हैं, सिम्बायोटिक भी हो सकते हैं। और नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे करेंगे, उसका एक पूरा नाइट्रोजन साइकिल है, वो भी हम इसमें आगे पढ़ेंगे, क्योंकि अभी एक साथ तो सारी चीजें पढ़ नहीं सकते एक लेक्चर में, धीरे धीरे सारी चीजें आगे पढ़ेंगे। उसके बाद क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है स्पेशल टाइप ऑफ सेल फाउंड फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन बीजीए विच इज नोन एज हेटेरोसिस्ट। हेटेरोसिस्ट क्या, सिस्ट के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, सिस्ट क्या है, एक तरह का, मान लो एक सेल था, इससे दूसरा सेल जुड़ गया, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, फिर सातवां, फिर आठवां, फिर नौवां, फिर 10वां। एक सिस्ट का मतलब हम बोलते हैं एक गांठ जो होती है, गांठ, इस तरह का एक स्ट्रक्चर ये फॉर्म करते हैं और इसको बोलते हैं हम सिस्ट। और अलग अलग इसमें चीजें होती हैं, अलग अलग तरह के सेल होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं हेटेरोसिस्ट। ओके, ये थिक वॉल्ड होती है और नॉन ग्रीन होती है। और ये भी क्या करता है, बेसिकली नोस्टॉक जो होता है वो इस फॉर्म में पाया जाता है कई बार। और जो है ये क्या करेगा, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। इसके आगे हम थोड़ा सा चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एक और है माइकोप्लाज्मा। ये जोकर है आप सबकी तरह, मतलब आप सबकी तरह नहीं, जोकरों की तरह जोकर है, आप तो जो है प्यारे बच्चे हो। ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं जोकर। क्यों बोलते हैं जोकर,
जो ये माइकोप्लाज्मा है, अभी मैंने स्ट्रक्चर आपको पढ़ाया था बैक्टीरिया का, उसमें मैंने आपको बताया था कि सेल वॉल जो होती है वो आउटर लेयर है, लेकिन जो माइकोप्लाज्मा है बच्चों, इसमें सेल वॉल जो होती है वो एब्सेंट होती है, और सेल वॉल के एब्सेंट होने की वजह से ये क्या करता है, एक इंपॉर्टेंट तरह की कैरेक्टरिस्टिक है जिसको बोलते हैं लियोमॉर्फिज्म। मतलब कि ये अपनी शेप को क्या कर सकता है, शेप को अपना चेंज कर सकता है। ये अपने शेप को क्या कर सकता है बच्चों, चेंज कर सकता है, क्योंकि जो सेल वॉल है वो उसका जो शेप है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है, और इसी इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, लियोमॉर्फिज्म। इसके बाद क्या है, सेल वॉल इसमें एब्सेंट होती है माइकोप्लाज्मा में, इसीलिए जोकर बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी का इसे, और इस वजह से क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट चीज है ये, एक इसको बोलते हैं हम पीपीएलओ, अभी बताऊंगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज आगे, ल्यूरोनमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये सबसे स्मॉलेस्ट है, यूनिसेलुलर है, स्मॉलेस्ट है, और ये निमोनिया भी कॉज करते हैं ह्यूमंस में। आगे चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं ये क्या है, ओस्मोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इसका मतलब कि क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, और बाकी सब कुछ क्या करेगा, कोई बैक्टीरिया एनगल्फ कर लेगा, फेगोसाइट कर लेगा, ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, चूसते हैं ओस्मोसिस के द्वारा, इसीलिए इसको बोलते हैं ओस्मोट्रोपिक। ओस्मो यहां पे आ गया तो इसका मतलब ओस्मोसिस। और ये क्या करते हैं, बहुत सारी एंटीबायोटिक को मैंने बताया था, अभी ये बताऊंगा आपको, इसमें सेल वॉल नहीं होती है तो बहुत सारे एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो करते हैं, जैसे कि पेनिसिलिन वगैरह है जो कि सेल वॉल के ऊपर एक्ट करती हैं, और ये सेंसिटिव होते हैं ऐसे एंटीबायोटिक के अगेंस्ट जो कि इनके किस पे, मेटाबॉलिक एक्टिविटी पे असर डालेगी, उनको ये सेंसिटिव होते हैं, जैसे कि टेट्रासाइक्लिन है, क्लोराम्फेनिकोल है, इन सब में। माइकोप्लाज्मा विदाउट ऑक्सीजन भी सर्वाइव कर सकते हैं, मतलब कि ये कैसे होते हैं बच्चों, ये एनएरोब होते हैं, एनारोबिक होते हैं, बिना ऑक्सीजन के भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। और स्पीशीज ऑफ माइकोप्लाज्मा आर सैप्रोफाइटिक और पैरासिटिक, मतलब कि या तो सड़ी गली चीज पर पाए जाएंगे, या फिर अगर किसी लिविंग के ऊपर पाए जाएंगे तो एज अ पैरासाइट, मतलब कि ये हार्म कॉज करेंगे, किसी भी ऑर्गेनिज्म को नुकसान पहुंचाएंगे। इसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं, बस लेक्चर खत्म होने ही वाला है हमारा। आर्के बैक्टीरिया के बारे में बात करते हैं। बेसिकली ये क्या है, ये सबसे ज्यादा एंशियंट बैक्टीरिया है, ये सबसे ज्यादा एंशियंट है, सबसे ज्यादा पुराने हैं, जो सबसे पहले इवोल्यूशन के बाद बैक्टीरिया बने थे वो यही बैक्टीरिया थे जो बने थे। बेसिकली क्या है, प्रिमिटिव है, और ये क्या है, ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल है, क्योंकि उस टाइम पर ये जैसे थे ये अभी भी वैसे ही पाए जाते हैं, ज्यादा कोई इनमें इवोल्यूशन हुआ नहीं है। और ज्यादातर जो होते हैं ये आर्के बैक्टीरिया एनरोब्स होते हैं, और आर्के बैक्टीरिया के साथ एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट इनकी क्या बोलते हैं उसको, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये हार्श एनवायरनमेंट में पाए जाएंगे, मतलब कि जहां नॉर्मल दूसरे एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकते, ये वहां पर भी पाए जाते हैं। जैसे कि ये आपको पाए जाएंगे लावा में भी पाए जाएंगे, ये आपको सल्फर वेंट में भी पाए जाएंगे, ये आपको मार्शी एरियाज में भी पाए जाएंगे। आपको पता है कि ह्यूमन गट में भी बैक्टीरिया होते हैं, गाय भैंस के गट में भी बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, वो सब ये आर्के बैक्टीरिया ही हैं। जैसे कि मीथेनोजेंस हैं जो कि मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं, और इनको हम ये काफी मार्शी एरियाज में पाए जाते हैं, जैसे कि गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल। रूमिनेंट एनिमल बेसिकली वो होते हैं जिनमें रूमन प्रेजेंट होता है, जैसे कि गाय है, भैंस है, उनमें ये प्रेजेंट होंगे मीथेनोजेंस। उसके बाद है हेलोफाइल्स, मतलब कि जो सॉल्टी एरियाज, सॉल्टी लेक्स के आसपास पाए जाएंगे, हेलोफाइल्स। उसके बाद है थर्मो एसिडोफाइल्स। तो थर्मो का मतलब है टेम्परेचर, मतलब जहां टेम्परेचर ज्यादा होगा सिर्फ थर्मोफाइल्स भी होते हैं जो हाई टेम्परेचर एरियाज में पाए जाते हैं। फिर है एसिडोफाइल्स जो लो पीएच एरिया में पाए जाएंगे, और एक होते हैं थर्मो एसिडोफाइल्स, मतलब कि जो हाई टेम्परेचर भी है वहां पर और लो पीएच कंडीशन भी है, तो उनको बोलेंगे थर्मो एसिडोफाइल्स, जो ऐसी कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं। इनकी जो सेल वॉल होती है वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, और सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो भी थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है नॉर्मल बैक्टीरिया से, इस वजह से ये सर्वाइव कर पाते हैं इतने हार्श कंडीशंस में। आगे चलते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं मीथेनोजेंस के बारे में। ये मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं जिसका फॉर्मूला होता है CH4, मीथेनोजेन। मीथेनोजेन जो होते हैं वो मार्शी एरियाज में गोबर गैस फॉर्मेशन करते हैं, मैंने बताया था। इनके एग्जांपल हैं मीथेनोबैक्टीरियम, मीथेनोकोकस, मीथेनोमाइक्रोबियम। और इसमें
ठीक है, बायोगैस रूमेंस में पाए जाते हैं। इसके बाद है हेलोफाइल्स, जो सॉल्टी एरियाज में पाए जाते हैं, एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज। कोई ऐसी लेक है जहां पर बहुत ज्यादा सॉल्ट प्रोडक्शन होती है, वहां पर ये पाए जाएंगे, या बहुत ज्यादा सॉल्टी कंडीशन है ओशियन में, ये वहां पर पाए जाएंगे जहां पर और फिशेस वगैरह या और ऑर्गेनिज्म बहुत कम सर्वाइव करते हैं। फिर है थर्मो एसिडोफाइल्स, ये 80 डिग्री से लेकर 100 डिग्री तक के टेम्परेचर में पाए जाते हैं। अगर नॉर्मली मैं अपनी बात करूं तो मैं 50 डिग्री तक टेम्परेचर सर्वाइव कर पाऊंगा, 55 कर लूंगा, उसके बाद हालत खराब हो जाएगी, मर मरा जाएंगे। माइनस की बात करें तो माइनस में भी कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो माइनस टेम्परेचर में भी पाए जाते हैं। तो 80 टू 100 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को ये सर्वाइव कर सकते हैं। और पीएच 2 मतलब काफी लो पीएच है, 7 जो होता है न्यूट्रल है, उससे नीचे सारा का सारा एसिडिक है, और ये 2 तक जो है सर्वाइव करते हैं। और ये क्या है, हॉट सल्फर्स में भी पाए जाते हैं, मतलब सल्फर वेंट्स में, जहां पर काफी ज्यादा सल्फर प्रोडक्शन होती है। सल्फर बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, ह्यूमंस के लिए भी, खा लोगे तो मर जाओगे। उसके बाद में क्या है, हम अगर गोल्डन की पॉइंट्स की बात करें कि क्या क्या चीजें अब आपको याद रखनी है जो आपके नीट में पूछी जा सकती हैं, बस लेक्चर खत्म ही होने वाला है हमारा। तो इसमें बेसिकली क्या है, साइटोप्लाज्म है प्रोकैरियोट्स का, जो कि प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स नहीं होते इसके साइटोप्लाज्म में। इसमें साइनोबैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव, फोटोसिंथेटिक एंड ऑक्सीजेनिक प्रोकैरियोट्स। और क्या है, थ्रो द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी बैक्टीरियल स्ट्रक्चर जो होता है वो वेरी सिंपल, बहुत सिंपल होता है, कोई इसमें कॉम्प्लेक्स जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडी है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये ऐसा कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म नहीं होता है। और इसमें क्या होता है, ये लोग ऑटोट्रॉफ होते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफ होते हैं, कीमो ऑटोट्रॉफ हो सकते हैं। फोटो ऑटोट्रॉफ का मतलब है कि ये अपना खाना सनलाइट से खुद बनाएंगे। कीमो ऑटोट्रॉफ का मतलब है कि ये अपना खाना केमिकल्स से खुद बनाएंगे। और हेटेरोट्रॉफ का मतलब तो है ही कि ये किसी और के ऊपर डिपेंड भी कर सकते हैं, पैरासिटिक हो सकते हैं, सैप्रोफिटिक हो सकते हैं, सिम्बायोन्ट्स हो सकते हैं। उसके बाद में क्या है, आपका कुछ और इंपॉर्टेंट गोल्डन की पॉइंट्स आपको बताते हैं, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन जो आर्के बैक्टीरिया की होती है वो यूनिट मेम्ब्रेन नहीं होती, उसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि आपका फ्लैजिला वगैरह हो गया, फ्लैजिला मोबिलिटी में हेल्प करता है, पाइली किसी को अटैचमेंट में हेल्प करता है। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे कि बैरोफिलिक भी होते हैं, एक जो आर्के बैक्टीरिया होते हैं जो हाई टेम्परेचर एरियाज में पाए जाते हैं। जैसे कि अगर एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो डीप मरीन कंडीशंस जो होती है, मान लो मैरियाना ट्रेंच है जो समुद्र का डीपेस्ट पॉइंट है, आपको वहां पर भी क्या देखने के लिए मिल जाएंगे, ये बैरोफिलिक बैक्टीरिया देखने के लिए मिल जाएंगे। उसके बाद क्या है, द रिचेस्ट सोर्स ऑफ बैक्टीरिया इज सॉइल। अगर आप एक मुट्ठी सॉइल ले लेंगे, उसमें इतने सॉइल पार्टिकल्स नहीं होंगे जितने आपको बैक्टीरिया उसमें देखने के लिए मिल जाएंगे। सो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट किंगडम मोनेरा। आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहां से बताए हैं। आपके कोई भी डाउट्स क्वेरीज रहेंगे तो डाउट सेशन वगैरह अगर होते हैं तो आप उनमें पूछ सकते हैं, आप मुझसे भी कनेक्ट कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। आपको सारे नोट्स वगैरह जो हैं वो यहां से देखने के लिए मिल जाएंगे। एफिनिटी पर आपको सारी की सारी चीजें फ्री में प्रोवाइड की जाएंगी। ये एक्सक्लूसिव लेक्चर्स, डाउट सेशंस, लाइव सेशंस, नोट्स वगैरह आपको सब कुछ दिया जाएगा। तो बिल्कुल सिर्फ आपको ये करना है कि आपको लास्ट तक हमारे साथ में जुड़े रहना है। और दोस्तों, मेरा नाम है फरमान, आपके बायोलॉजी फैकल्टी। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, नीट में सिलेक्शन की गारंटी हम आपके लेते हैं। चलिए, इस लेक्चर में इतना ही, आपको और भी लेक्चर्स मिल जाएंगे। इसी तरह से मेहनत करते रहिए और नीट आपको पास करना है। थैंक यू सो मच।